माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हमने स्पीसीज़ के बारे में सीख लिया था, इंडेंजर्ड स्पीसीज़, एलियन स्पीसीज़, उसके अलावा कीस्टोन स्पीसीज़ वगैरह के बारे में डिटेल से समझ लिया था। आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें समझने वाले हैं, जिसमें इन सीटू और एक सीटू कंजर्वेशन के बारे में समझेंगे डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ करंट अफेयर्स का पोर्शन है, जो ये जब सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो उस करंट अफेयर्स पोर्शन से कुछ, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, उनको हम कवर करेंगे। बट जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा बायोडाइवर्सिटी वाला, तो जो करंट अफेयर सेक्शन चलेगा तब उसमें कंप्लीट कराया जाएगा। ऑल्दो मैं बीच बीच में बताते रहूँगा कि ये इम्पॉर्टेंट सेंचुरी न्यूज़पेपर्स में रही है या ये नेशनल पार्क न्यूज़पेपर्स में रहा है, ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन निकलता है कि कौन सा कहाँ पे है, किस चीज़ के लिए फेमस है, कौन सी रिवर है जो उसके आसपास से होकर गुजरती है। ये सब चीज़ें आती हैं जो पूछी जाती हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर अनअकैडमी पर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी TT100 करके कूपन कोड है, आप यूज़ कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अनअकैडमी के कोर्सेस। चलिए, ये जो पिलर था हमारा, सबसे फर्स्ट पिलर था, हमने इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको ये सारे टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। हैबिटेट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी प्रिंसिपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन कैसे है, एनर्जी फ्लो कैसे काम करता है, ट्रॉपिक लेवल में कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, सब चीज़ें बहुत डिटेल से समझी हैं। उसके बाद हमने बायोजियो केमिकल साइकिल पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, हाइड्रो साइकिल, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। जितने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे उनके बारे में सीखा था, और हमने देखा था कि किस प्रकार ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। अगर ये किसी भी तरीके से बिगड़ा तो ह्यूमन लाइफ सस्टेन नहीं करेगी पूरे अर्थ पे। देखो, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, वहाँ पे क्यों नहीं ह्यूमन लाइफ सस्टेन करती है। मार्स पे हम लोग आज बहुत ज़्यादा खोज मचा रहे हैं, क्यों कि हमको लगता है कि हाँ, वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन जो है उसको हम लोग मेंटेन कर ले जाएंगे किसी ना किसी दिन। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मेंटेन करें, कैसे वहाँ पे ह्यूमंस जो है सर्वाइव कर पाएँ। इसके लिए हम लोग लगातार रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। बताइए मुझे, अभी हाल फिलहाल में यूनाइटेड स्टेट ने कौन सा अपना मिशन स्टार्ट किया है जो मार्स के लिए है, और परजीवरेंस, एक मिशन परजीवरेंस स्टार्ट किया गया था यूनाइटेड स्टेट नासा के द्वारा खासकर। तो आप बताइए कि किस चीज़ के लिए है। उसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो आपको बताना है, वो ये है कि अभी सैटर्न के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट मिशन स्टार्ट किया गया है। एक और क्वेश्चन आप बताइए कि गगनयान, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इसरो स्टार्ट करके रखी है, गगनयान, ये कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको होपफुली, अभी प्रीलिम्स आ रहा है तो अभी आपको पता भी होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये सारे क्वेश्चन का जवाब मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, चलिए। तो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन की हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत ज़रूरी है, एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर ये बिगड़ जाता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ह्यूमन लाइफ, या लाइफ, ह्यूमन या कोई भी लाइफ, सिर्फ ह्यूमंस की नहीं बल्कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उनकी लाइफ सस्टेन करानी है तो आपको एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन मेंटेन करना है। अगर ये किसी भी तरीके से बिगड़ा, जैसे कि वर्तमान समय में बिगड़ रहा है, कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा इमिशन से। कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा इमिशन से क्या हो रहा है, सिंपली कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर्स पिघलने के कारण से क्या हो रहा है कि सी राइज हो रहा है, और सी राइज होने के कारण से बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं वो डूब रहे हैं। उसके अलावा जो बॉडी में कार्बन की मात्रा जितनी ज़रूरी है, उससे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में जा रही है, जिसके चलते ह्यूमंस का लाइफ या एनिमल्स का लाइफ या ऑर्गेनिज्म का लाइफ जो है लगातार प्रभावित हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको जाननी थी, ये हम सब चीज़ें सीख चुके हैं। पिलर फर्स्ट में, ये पिलर फर्स्ट है, ये पिलर सेकेंड है, पिलर थर्ड है, पिलर फोर्थ है हमारा, जो कि एग्रीकल्चर पोर्शन से डील करता है। तो ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो अभी हमारी गाड़ी तो जो थी, वो गाड़ी थी हमारी पिलर सेकेंड पे। जो लोग शुरू से चीज़ें देख रहे हैं, जो जुड़े हैं, उनको ये चीज़ें पता होंगी कि हम लोग पिलर सेकंड पे हैं। पिलर सेकंड में हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम हमने कवर कर लिया है। वेटलैंड इकोसिस्टम ये हम लोग थोड़ा सा बाद में कवर करेंगे। वेटलैंड इकोसिस्टम में जो रामसर साइट्स हैं उसको हम लोग थोड़ी देर बाद कवर करेंगे, जब ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। जैसे कि फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 वाला जो आया था लेटेस्ट में, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। और प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क जब कवर कर लेंगे तो हम लोग
वेटलैंड इकोसिस्टम पे आएंगे। और वेटलैंड इकोसिस्टम में आते ही हम लोग कवर करने वाले हैं ट्रीटी एंड एग्रीमेंट्स को, जो हम लोग वेटलैंड से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट ट्रीटी एग्रीमेंट्स हैं उसको कवर करेंगे, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा हुआ है। आते हैं लौट के बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे। बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड डाइवर्सिटी ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हमको कवर करना है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जिसमें हम लोग इन सीटू पढ़ा होगा आपने, इन सीटू या इक्स सीटू कंजर्वेशन। तो यही इन सीटू इक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में हमने समझना है। क्या समझना है? हम रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है। फिर हम पढ़ने वाले हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या चीज़ होती है, इसका क्या प्रॉपर डेफिनेशन है। नेशनल पार्क क्या होता है, उसका क्या प्रॉपर डेफिनेशन है। उसके बाद हम समझने वाले हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या चीज़ है, जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क जो है शामिल हैं। हाल फिलहाल में कौन से बायोस्फीयर रिजर्व्स न्यूज़पेपर्स में रहे हैं, वो सब चीज़ें डिटेल से समझने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा स्लाइड है जो ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। देखो सिंपल सा सवाल है कि कंजर्व करना ही क्यों है, कंजर्वेशन क्यों करना है। हम क्यों ना छोड़ दें सिर्फ ह्यूमंस को जीने के लिए और सबको मार दें। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि लेपर्ड्स बच जाएं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो है गोट्स बचें, या हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि टाइगर बचे, एलिफेंट बचे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब था, मैंने आपको बताया था कि हर एक एनिमल का एक रोल होता है। कोई भी अर्थ पे बिना किसी भूमिका के नहीं रहता है। हर एक एनिमल का कोई ना कोई रोल है। अगर वो रोल उसका ख़त्म हो जाता है तो बहुत सिंपल बात है कि वो एनिमल ख़त्म हो जाएगा। वो एनिमल ख़त्म हो जाएगा अगर उसका रोल ख़त्म हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया कि एलिफेंट्स का क्या रोल है। क्या एलिफेंट्स सिर्फ इसलिए हैं कि वो गन्ना खाती हैं या घास खाती हैं, इसलिए है? नहीं, एलिफेंट्स का एक रोल है, उनकी भूमिका है, जिनको हमने बताया था इकोलॉजिकल निके में। इकोलॉजिकल निके में मैंने आपको बताया था, हिंदी में निकेत बोलते हैं इसको। इसमें मैंने आपको बताया था कि एलिफेंट्स का बहुत प्रॉपर रोल है। देखो अगर एलिफेंट्स नहीं होंगी, एलिफेंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके रास्ते में जितने भी प्लांट्स आते हैं मोस्टली ये क्या करती हैं, घूमती नहीं है ज़्यादा, ये अपना रूट चेंज नहीं करती है कि बीच में प्लांट आ गया तो रूट चेंज कर लिया, नहीं, ये उसको पकड़ के उखाड़ देती हैं, उखाड़ के इनको फेंक देती हैं अलग। ठीक, तो क्या होगा जब ये उखाड़ के फेंकती चली जाएंगी तो क्या होगा, एक रास्ता तैयार होता चला जाएगा। किसके लिए? अदर एनिमल्स के लिए। कौन से एनिमल्स? जो बहुत तेज भागते हैं, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उन एनिमल्स के लिए रास्ता तैयार होगा। सपोज कि अगर मान लो कि टाइगर है और टाइगर को किसी भी तरीके से अगर इसको चलना है, मान लो शिकार करना है, ठीक है, सर्वाइवलिटी के लिए शिकार करेगा। सर्वाइवलिटी के लिए जब शिकार करेगा तो ये बहुत तेज़ी से दौड़ता है, और अगर एलिफेंट नहीं होता तो जो ये रास्ता तैयार हुआ है, जिस रास्ते पे टाइगर बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, आगे तुरंत एक पेड़ पड़ता और पेड़ में ये लड़ जाता और लड़के ये मर जाता। तो ये शिकार नहीं कर पाता, और ये शिकार नहीं कर पाता, सपोज करो कि पेड़ में लड़ता भी नहीं, क्योंकि तेज ये चल नहीं पा रहा है। तेज ना चल पाने के कारण से क्या होगा कि टाइगर्स की संख्या जो है, टाइगर जो है शिकार नहीं कर पाएगा, और शिकार नहीं कर पाएगा तो खाना बिना मर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एलिफेंट का रोल एक इकोलॉजी में, एक इन्वायरमेंट में ये है कि रास्ता तैयार करना। रास्ता जब तैयार, जैसे कि बहुत सारे डिकम्पोजर्स की मैंने बात करी थी, वल्चर्स की बात करी थी। वल्चर्स की जब हमने बात करी थी तो वल्चर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वल्चर्स क्या करते हैं कि डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। जैसे मान लो कि गाय मर गई या बकरी मर गई और वो ऐसे ही पड़ी है, तो उसको कौन डिकम्पोज करेगा, कौन खाएगा? वो वल्चर्स खाएंगे। तो वल्चर्स का भी अपना रोल है, बिना रोल के वल्चर्स नहीं है, ठीक है। हालांकि वल्चर्स मर रहे हैं, बताइए, मैंने रीज़न बताया था कि वल्चर्स क्यों कम हो रहे हैं। एक पर्टिकुलर मेडिसिन का नाम है, एक पर्टिकुलर मेडिसिन है, जिस मेडिसिन के चलते जिसको लगातार हम क्या कर रहे हैं, अपने फूड प्रोडक्ट में लेके आ रहे हैं, जिसके चलते अब उन फूड प्रोडक्ट को हम खा रहे हैं या गायें खा रही हैं, ठीक है। गायों के दूध में वो चीज़ें बहुत फैल रही हैं। अब उस दूध में फैल के क्या होना, उनकी बॉडी में चला जाता है। अब उस बॉडी को डिकम्पोज करता है वल्चर, तो वल्चर के शरीर में चला जाता है। जैसे वल्चर के शरीर में जाता है, वल्चर का जो लिवर है वो मल फंक्शन हो जाता है, काम करना नहीं काम करता है ठीक से। तो इसके चलते क्या होता है कि जब लीवर डैमेज होगा, जाहिर सी बात है कि वो मर जाएगा। तो इसके चलते वल्चर्स की संख्या बहुत कम हो रही है। तो हर का एक अपना अपना रोल है। जैसे एलिफेंट्स के बारे में हमने देखा कि एलिफेंट्स का भी अपना रोल है।
कि एलिफेंट्स रास्ता तैयार कर रहे हैं किसके लिए, अदर जो बड़े एनिमल्स हैं जैसे कि लेपर्ड्स हुए, टाइगर्स हुए, लायंस हुए, इनके लिए रास्ता तैयार करना है। किस लिए, कि इन खाना अपना ले पाए। इसलिए हम क्या करते हैं कि इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि चलो एनिमल को हमने प्रोटेक्ट कर लिया, कंजर्व कर लिया, साथ ही साथ क्या करते हैं, साथ ही एक बहुत जरूरी चीज है वो ये है कंजर्वेशन में कि फूड चेन मेंटेन होता है। फूड चेन मेंटेन करने के लिए, फूड चेन मेंटेन करने के लिए, फूड चेन मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी होता है कि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको कोशिश करें कि प्रोटेक्टेड रखें। सपोज मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि देखो, सपोज कि एक 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 एनिमल है लेपर्ड, ठीक है, लेपर्ड को चाहिए खाना, ये ठीक है, ये इसको खाना चाहिए, ये क्या क्या खा सकता है, सपोज करो कि खरगोश खाए, ठीक है, खरगोश खा ले, रैबिट्स, ठीक है, बकरी मान लो खा ले, गोट्स खा ले, ठीक है, बकरी खा ले, ठीक है, गोट्स खा ली, उसके अलावा क्या खा सकता है, उसके अलावा ये खा सकता है, सपोज करो कि डॉग्स को खाता है, डॉग्स को खाता है, ठीक है। अब किसी कारणवश हमने हमारी इन्वायरमेंट से डॉग्स खत्म हो गए, किसी कारणवश अगर डॉग्स खत्म हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो इसके लिए खाने की ज्यादा वैरायटी थी ना, उस वैरायटी में एक वैरायटी कम हो जाएगी। जब ये वैरायटी कम हो जाएगी तो इसके पास जो इजीली अवेलेबल हो जाता था खाना, वो अब इजीली अवेलेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब इजीली अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि डॉग्स खत्म हो गए किसी इन्वायरमेंटल रीजन से, या आपने प्रोटेक्ट नहीं किया। येलोस्टोन नेशनल पार्क की मैंने स्टोरी बताई थी आपको। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट में। पता है स्टोरी इसकी? येलोस्टोन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क की स्टोरी बताई थी मैंने आपको। क्या बताई थी? कि यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर लेपर्ड्स को मार के खत्म कर दिया गया था। लेपर्ड था या भेड़िया था शायद, ठीक है, इसको खत्म कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन सेटलमेंट में चला आता था, जिसके चलते बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने लगी थी। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया यूनाइटेड स्टेट की कि चलो लेपर्ड को मार के भगा देते हैं यहाँ से। हाँ, तो जितना लेपर्ड को इन्होंने मारा, उसके बाद जहाँ बकरी जितनी बच गई ना, बहुत सारी बकरियां बच गई जिनको ये लेपर्ड्स खाते थे। तो जब लेपर्ड, अब बकरियों को क्या लगा कि लेपर्ड्स है नहीं, तो अब जितना मर्जी है उतना, तो जितनी बकरियां हैं इनको आज़ादी मिल गई, बकरियों को मिल गई आज़ादी। किस चीज़ से आज़ादी मिल गई? लेपर्ड से, ठीक है, लेपर्ड से। तो आज़ादी जब मिल गई बकरियों को लेपर्ड से, तो ये ढेर सारी बकरियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि इन्होंने जितना घास था येलोस्टोन नेशनल पार्क का, सारा का सारा इन्होंने खा के ख़त्म कर दिया। जब सारा का सारा घास खा के ख़त्म कर दिया तो येलोस्टोन नेशनल पार्क 10 सालों में ही एक डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। एक हरा भरा नेशनल पार्क 10 सालों में डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हैं? सिंपल सी बात क्या हुई? सिर्फ लेपर्ड हटा। तो ये बहुत जरूरी है, इस बात से ये बात समझ में आती है कि एनवायरनमेंट में हर एक एनिमल्स की अपनी एक भूमिका है। हमें किसी चाहे अनचाहे तरीके से इसको खत्म नहीं करनी चाहिए। अगर हम उसको खत्म करेंगे तो पूरे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करने का काम करते हैं। ये पूरी भूमिका थी जो हमको आज आगे पढ़ना है कि हमें क्यों करना है कंजर्व, हम इन सीटू कंजर्वेशन क्यों करते हैं। इसका एक जवाब ये था, ठीक है। अब आओ लौट के आते हैं अपने टॉपिक पे। इन सीटू एक्सीटू कंजर्वेशन करने का काम करते हैं। हाँ, चलो समझने की कोशिश करते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी, देखो करते क्या है कि इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखो कैट्स की बहुत सारी वेराइटी है, कैट्स की बहुत सारी वेराइटी है। जो नॉर्मल कैट्स, बिल्ली मौसी घर में पाई जाती हैं, उनके अलावा बहुत सारी कैट्स की वेराइटी है। जैसे कि टाइगर भी कैट्स की ही वेराइटी है, लेपर्ड्स भी एक कैट्स की ही वेराइटी है, ठीक है। हम क्या करते हैं इन सीटू और एक्सीटू कंजर्वेशन से? हम इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, हम इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को बचाने का काम करते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी सिर्फ प्लांट्स में नहीं होता, या जेनेटिक डाइवर्सिटी सिर्फ एनिमल्स में नहीं होता। जेनेटिक डाइवर्सिटी प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी प्लांट एंड एनिमल्स में होता है। तकरीबन दुनिया में तकरीबन, आप मैं अगर राइस की बात करूं तो राइस की तकरीबन 10,000 वेराइटी है, 10,000 वेराइटी ऑफ राइस है। और ये कम हो गई है, ये कम से कम 50,000 वेराइटी थी राइस की। ये जेनेटिक इनके डाइवर्सिटी का ही एग्जाम्पल है। आप कॉर्न की बात करते हैं, स्वीट कॉर्न्स आप खाते होगे। कॉर्न की बात करें तो कॉर्न, आप इस इमेज में आप दिखाता हूं मैं आपको, नहीं है, कॉर्न की तकरीबन 9 वेराइटी है जो इंडिया में पाई जाती है, और सारे अलग अलग कलर के। कोई रेड कॉर्न, आपको ग्रीन कॉर्न भी आपको दिखाई देंगे, सिंपल व्हाइट कॉर्न तो आपको दिखाई देते हैं, येलो कॉर्न आपको दिखाई ही देते हैं। कॉर्न की भी अलग अलग वेराइटी है। तो इसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के तहत। चलो आते हैं ऑन साइट या इन सीटू कंजर्वेशन पे। इन सीटू कंजर्वेशन क्या चीज है भाई? क्या वाला है इन सीटू कंजर्वेशन? इन सीटू कंजर्वेशन का सिंपल सा मतलब होता है ऑन साइट, ऑन साइट कंजर्वेशन। ऑन साइट का क्या मतलब है?
ऑन साइट का मतलब है कि सपोज एक एग्जांपल लो कि एलिफेंट्स है, एलिफेंट जहां पे पाया जाता है, सपोज करो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बताओ कहाँ पे है, नीलगिरी, नीलगिरी, नीलगिरी बायोडाइवर्सिटी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तमिलनाडु की सीमा पे है। सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है बल्कि और बहुत सारे रीजन्स में, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल के रीजन में ये लगता है बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन। देखिए कहने का मतलब है ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में एलिफेंट्स पाए जाते हैं मान लो, ठीक है। तो जब ये एलिफेंट्स पाए जाएंगे तो हम क्या करते हैं कि जिस रीजन में ये पाए जाते हैं उसी रीजन में ले जाके इनको प्रोटेक्ट करते हैं, हम इनको कहीं दूसरी जगह माइग्रेट नहीं करते। जैसे कि गिर नेशनल पार्क, गिरी नेशनल पार्क, गिरी नेशनल पार्क कहाँ पे, गुजरात में है। गिरी नेशनल पार्क में आप देखते हैं कि लायंस, एशियाटिक लायंस, एशियाटिक लायंस के लिए गिरी नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा फेमस है। और हाल फिलहाल में कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हम सतपुड़ा के आसपास लेके आए इस जो लायंस हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। तो जब हम किसी एनिमल को उसके पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे वो पाया जाता है उसी जगह पर हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें तो उसको बोलते हैं ऑन साइट या इन सीटू कंजर्वेशन। लेकिन जब हम किसी एनिमल को जहाँ पे वो रहता है उससे हटाकर किसी और जगह पर जाके उसको हम प्रोटेक्ट करें, सेव करें, जिससे वो एक्सटिंक्ट ना कर जाए, खत्म ना हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम इन सीटू कंजर्वेशन। जैसे कि चिड़ियाघर, जू, जू क्या होता है, जू जो होता है आपका है ये एक प्रकार का इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है। ऑफ साइट, ऑफ साइट मतलब जहां पर ये नेचुरली पाए नहीं जाते हैं वहां पर ले जाके हम इनको प्रोटेक्ट करें तो ये इन सीटू कंजर्वेशन का एक एग्जांपल है। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, इन सीटू और इन सीटू। इन सीटू कंजर्वेशन की बात करें तो इन सीटू कंजर्वेशन में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व एक इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये सब या नेचुरल नेचर रिजर्व बोलते हैं, एक नेचर रिजर्व यानी नेचर रिजर्व, ठीक है, नेचर रिजर्व्स। नेचर रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो ये सब जो है इन सीटू कंजर्वेशन के तहत आते हैं। भारत में अब तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं भारत में टोटल। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं भारत में, अब ऐसे कई बार अंदाजा लगाने में बता देंगे 100 बायोस्फीयर रिजर्व है, ऐसा तो है नहीं, थोड़ा सा मतलब पता ही होना चाहिए, बहुत कम, क्योंकि बहुत सारे 3-4 नेशनल पार्क को लेकर एक बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। तो टोटल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो तकरीबन 104 नेशनल पार्क हैं। आप बताइए कि लास्ट नेशनल पार्क जो अभी हाल फिलहाल में बनाया गया है उसका नाम क्या है, लास्ट नेशनल पार्क जो अभी भारत में बनाया गया उसका नाम क्या है। और तकरीबन 550 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अभी भारत में है, ठीक है, तकरीबन 550 प्लस, मतलब अभी लास्ट में अभी हाल फिलहाल में मैंने एक न्यूज़पेपर्स में सुना था, जो न्यूज़पेपर्स में था सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य, सुहेलवा, जस्ट अ सेकंड, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये भी न्यूज़पेपर्स में था। तो थोड़ा ध्यान रखना कि ये कहाँ पे सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाया जाता है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। खैर 550 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, 104 नेशनल पार्क हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को हमको पढ़ना है। बाकी अभी गोगाबिल बिहार में एक गोगाबिल कम्युनिटी रिजर्व अभी बनाया गया था, ये पढ़ाएंगे आगे, अभी पता चल जाएगा आगे कि ये गोगाबिल कहाँ पे बना हुआ है, सारा करंट अफेयर्स वाले में सेक्शन में अपडेट है। तो तकरीबन 18, 104 और 550 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो मतलब जो ज्यादा संख्या में उसकी एरिया कम होगी, सिंपल सी बात है, जो संख्या में ज्यादा है उसका एरिया कम है, जो संख्या में कम है उसका एरिया ज्यादा है, ठीक है। चलो प्रोटेक्शन के मामले में सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, उसके बाद सोहन चलता रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या चीजें, क्या डिफरेंस है और इसको कैसे बनाया जाता है, कौन डिसाइड करता है। देखो कभी भी कोई बायोस्फीयर रिजर्व या कोई भी नेशनल पार्क या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर बनानी है तो एक बोर्ड है, नाम है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये बोर्ड है NVWL, ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, ऐसा करके हिंदी में बोल सकते हैं। तो ये इसको चेयर कौन करता है, इसको चेयर, इसका ये पूछा जाता है, एक बार क्वेश्चन भी पूछा था कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के चेयरपर्सन कौन है, यूपीएससी का क्वेश्चन था।
ठीक है। तो ये जो है चेयरपर्सन इसके होते हैं प्राइम मिनिस्टर, पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। ध्यान रखना, कई बारी क्या देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, हमें कंफ्यूज करने के लिए फॉरेस्ट मिनिस्टर दे देते हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर, ठीक है। फॉरेस्ट मिनिस्टर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, वाइल्ड लाइफ के क्या होते हैं, चेयरपर्सन नहीं होते हैं। ध्यान रखना, नहीं होते हैं। कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर, पीएमओ सारा मैटर डील करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और पीएम जो होते हैं इसके चेयरपर्सन होते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। अभी हाल फिलहाल में एक नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान आया था जो कि 2016 में खत्म हो चुका है। याद रखना है क्योंकि ये खत्म हो गया था, इसके लिए भी फंडिंग का बड़ा मसला चल रहा था कि इसको पैसा दिया जाए, पैसा दिया जाए, पैसा दिया जाए करके अभी न्यूज़पेपर्स में था। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को जानना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेना, 2002 में आया था और सपोर्ट करता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को, जो हम पढ़ रहे हैं। इसको सपोर्ट करने के लिए फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करने का काम करता है। एक्शन प्लान है, जाहिर सी बात है 72 चीजें होंगी इसके अंदर, ठीक है। हमको इतना जानना है कि कब आया, कब खत्म हो गया, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। चलो, ये चीजें हो गई हमारी डन। अब आते हैं, हम बात कर लेते हैं रिजर्व फॉरेस्ट या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखो, एज प्रेजेंट रिजर्व फॉरेस्ट या जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। देखिए, इसमें क्या होता है कि राइट्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, ग्रेजिंग जो है, ये फॉरेस्ट एरिया में ये बैन होता है। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में क्या होता है, बैन होता है अनटिल अनलेस क्या हो, स्पेसिफिक ऑर्डर ना इशू किया गया हो उस पर्टिकुलर वार्डन के द्वारा। अगर वार्डन जो वहां पे हैं उनके द्वारा अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर इशू किया जाता है, ठीक है, तो वो जो है उसको बोल देते हैं कि हाँ भाई चलो ये पर्टिकुलर एरिया में ग्रेजिंग है या हंटिंग परमिट कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया में। सपोज करो कि ये इतना बड़ा एरिया है आपका रिजर्व फॉरेस्ट का, और इस रिजर्व फॉरेस्ट के 5 किलोमीटर एरिया में हमने क्या कर दिया कि वार्डन ने परमिट कर दिया कि हाँ भैया जाइए हंटिंग कीजिए, आप जो है चराई करवाइए, पशुओं को ले जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने परमिशन दे दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, तब तो करा जा सकता है। ये हो गया आपका रिजर्व फॉरेस्ट। बट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है, राइट्स टू एक्टिविटी लाइक हंटिंग, ग्रेजिंग और जो है बहुत और सब कुछ चीजें होती हैं, इसको परमिट करके रखा जाता है अनटिल अनलेस इसको बैन ना किया जाए, ठीक है। ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले रिजर्व फॉरेस्ट में क्या है कि इसमें बैन करके रखा जाता है, ऑलरेडी बैंड है। अब कोई चीज अगर परमिट करनी है तो उसको एक इशू किया जाएगा नोटिस, भैया ये चीजें परमिट है, आप कर सकते हैं। लेकिन प्रोटेक्टेड एरिया क्या है, ये ज्यादा खुला है, ये ज्यादा खुला है कि भैया जाइए, मर्जी है उतना आप जो है आप चराई करवाइए, हंटिंग कराइए, ग्रेजिंग करवाइए, वो करवाइए आप, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कभी लगा वार्डन को कि नहीं नहीं ज्यादा हो रहा है, चलो एक इशू नोटिस इशू करते हैं कि ये रोक देते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये ऑटोमेटिक चालू रहता है, ये ऑटोमेटिक बंद रहता है, ये ऑटोमेटिक चालू रहता है, ये ऑटोमेटिक चालू रहता है, ये ऑटोमेटिक बंद रहता है, ठीक है। जरूरत पड़ती है तो चालू बंद किया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस, आई होप कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। भारत का पहला जो रिजर्व फॉरेस्ट है बनाया गया था सतपुड़ा नेशनल पार्क में, मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा नेशनल पार्क, जिसकी पहले मैंने बात करी, सतपुड़ा नेशनल पार्क में एक अभी रिजर्व फॉरेस्ट बनाया गया था हाल फिलहाल में, ठीक है। तो ये एक चीज है जो आपको पता होना चाहिए। प्रोटेक्शन, अगर मैं बात करूं कि प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा किसका होता है, तो जाहिर सी बात है नेशनल पार्क ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इससे कम प्रोटेक्टेड होते हैं, यहाँ ज्यादा एक्टिविटी आपको परमिट मिलेगी। उससे कम प्रोटेक्टेड होता है रिजर्व फॉरेस्ट, और उससे कम प्रोटेक्टेड होता है फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के मामले में सबसे कमजोर होता है, नाम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है लेकिन प्रोटेक्शन के मामले में सबसे कमजोर होता है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो ये बात आपको समझनी है, ये बात हमारी हो गई डन। अब बात कर लेते हैं रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं, उसके बाद नेशनल पार्क की बात करेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को वाइल्ड लाइफ रिफ्यूजीज भी बोला जाता है, होम टू वेरियस इंडेंजर्ड स्पीसीज। बहुत सारी इंडेंजर्ड स्पीसीज जो संकटापन्न प्रजातियां हैं, उनकी ये जगह घर होती है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज प्रोटेक्टेड एरिया रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते हैं। ध्यान दीजिए, इंडेंजर्ड स्पीसीज प्रोटेक्टेड एरिया या रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखो ये सेफ रहता है हंटिंग, प्रेडेशन एंड कंपटीशन से, बहुत कंपटीशन भी नहीं होता, प्रेडेशन भी बहुत कम होता है, ठीक है। प्रेडेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना तो फिर एनिमल्स बचेंगे नहीं। इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए बहुत सेफ गार्ड माना जाता है। सर्टेन राइट्स ऑफ द पीपल इनसाइड सेंचुरी कुड बी परमिटेड। देखो बहुत सारी कुछ जो इनके राइट्स होते हैं सेंचुरी में, बहुत सारे परमिटेड होते हैं, जैसे कि ग्रेजिंग, फायरवुड कलेक्शन ट्राइबल्स के द्वारा, बट स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होते हैं। बहुत ज़्यादा इनको रेगुलेट करके रखा जाता है। ऐसा नहीं कि उठापटक कुछ भी आप जो भी मर्जी आप आए गए वहाँ पेड़ काट लिया या कुछ भी आपने घास चराई कर दी, बहुत रेगुलेटेड रहता है। और पर्टिकुलर जो एक ट्राइबल्स के लिए अलाउ करता है कि उसके अलावा अगर कोई ऐसा नहीं कि यूपी का कोई इंसान गया और सतपुड़ा के अंदर जंगलों में घुसा और वहाँ पे जाके अंदर चराई करा दी, कटाई करा दी, ऐसा नहीं होता। वो पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया को ही आपको जो है परमिशन रहती है, कोई उठापटक नहीं जाके वहाँ पे
कटाई करवा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझनी पड़ेगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। परमिशन रहता है लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोगों को कुछ पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। सेटलमेंट अलाउड नहीं है, सेटलमेंट अलाउड नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सेटलमेंट सेटलमेंट अलाउड नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि सेटलमेंट इज नॉट अलाउड। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सेटलमेंट अलाउड नहीं है केवल, हाँ देखो एक्सेप्शन केस हमेशा रहता है। ट्राइबल्स एरिया में जो ट्राइब्स होते हैं उनको अलाउड है, वो अलाउड है। कुछ और वो एक्सेप्शन है, फ्यू एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। और इसी सेंचुरी को क्या किया जाता है, नेशनल पार्क के तौर पे क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। नेशनल पार्क के तौर पे प्रमोट कर दिया जाता है, नेशनल पार्क के तौर पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तक हमने इसमें पढ़ा है। नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ, एक चीज़ और, कमेंट सेक्शन में आप इसका रिव्यू दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में समझना। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हम लोगों ने पहला इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में सीख रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हमने अब तक प्रोटेक्टेड एरिया, फॉरेस्ट एंड रिजर्व्ड एरिया या रिजर्व्ड फॉरेस्ट, इसके बारे में सीख लिया है। आज की क्लास में हम लोग नेशनल पार्क, हाँ एक चीज़ और सीख लिया था हमने कल की क्लास में, तो वो था वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये 3 चीज़ें हमने सीखी थी कल की क्लास में। आज हम लोग नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व इसके बारे में सीखेंगे, प्लस जितने इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज़पेपर्स में थे, उन सबको कवर कर। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देख अकेडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। साथ PT100 करके कूपन कोड है, यूज़ कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके कोर्सेज। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखो हम लोग कहाँ पे, हम लोग पिलर नंबर 2 के टॉपिक नंबर 5 पे हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। कल की क्लास में हमने देखा था कि वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती हैं इनको हम नेशनल पार्क के तौर पर प्रमोट कर सकते हैं। मतलब सेंचुरीज कैसे प्रमोट हो सकती है नेशनल पार्क के तौर पर, और 3-4 नेशनल पार्क या 3-4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 3-4 नेशनल पार्क और 3-4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलके एक बायोस्फीयर रिजर्व का फॉर्मेशन करती हैं। ये हमने सीखा था। हो सकता है कि बायोस्फीयर रिजर्व अगर कोई बन रहा हो तो उसमें हो सकता है कि एक नेशनल पार्क हो और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, वो भी मिलके बायोस्फीयर रिजर्व बन सकता है। मतलब बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इनसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे समझ। तो हमने कल की क्लास में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सीख। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं टाइगर रिजर्व और टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व का जो प्रोटेक्शन स्टेटस है ये उतना ही प्रोटेक्शन स्टेटस है टाइगर रिजर्व में जितना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितना प्रोटेक्शन स्टेटस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है सेम प्रोटेक्शन स्टेटस है आपके नेशनल टाइगर रिजर्व। बट डिफरेंस दोनों में क्या है, डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर कर, लेकिन जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनको मॉनिटर करने का एक अलग बॉडी बनाई गई जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ये स्टेब्लिश किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो बनाई गई थी। बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ये जो है बॉडी बनाई गई थी। मेन काम क्या है, टाइगर रिजर्व को जो है डिनोट करना, बनाना, को प्रोटेक्ट करना, उससे रिलेटेड जो है एक एनुअल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, ये इनका काम है। अगर कोई टाइगर रिलेटेड इशू आता है तो उसको भी सॉल्व करने का काम टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी।
देखो, एक एक चीज़ बताऊँ, अभी हाल-फिलहाल में इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया था, टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी ने, में कहा गया था कि 2012 से लेके 2019 के बीच में एवरेज टाइगर डेथ है पर ईयर 94। हर साल 94 टाइगर मर रहे हैं, ऐसा इन्होंने बताया। एनुअल ग्रोथ रेट कितना है? जितने भी टाइगर हैं उनका टोटल मिला के 6% एनुअल ग्रोथ रेट इस टाइम टाइगर्स का। थोड़ी सी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में कुछ चीज़ें सीख लेते हैं। जैसे ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये वैधानिक बॉडी है, ध्यान। दूसरी बात ये है कि ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2005 में, और 2006 के बाद से इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करना स्टार्ट। उसके बाद देख लेते हैं कि ये किस एक्ट के तहत ये बनाया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, किस एक्ट के तहत नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को बनाया गया है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसको 2006 में अमेंड किया गया और उसके बाद एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई। वर्तमान समय में 2000 लास्ट सेंसस जब हुआ था 2014 का, तो टोटल टाइगर्स की संख्या 2206 है भारत। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर इज 2226, 2200 2206, इतनी टाइगर्स की संख्या है वर्तमान समय में भारत में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में, क्या आपको पता होना चाहिए था। आई होप कि इतना बात समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई समस्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं आप, शायद जो है अगर इससे रिलेटेड आपको कोई इशू है। बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं जो लगातार न्यूज़पेपर्स में रहते हैं, ठीक है? लगातार न्यूज़पेपर्स में रहते हैं, और अभी अ, जो है हाल-फिलहाल में जो लेटेस्ट टाइगर रिज़र्व न्यूज़पेपर्स में था, वो था जिम कॉर्बेट। जिम बेट, ये एक प्रकार का टाइगर रिज़र्व है। इसका नाम चेंज किया गया, इसका नेम चेंज किया गया है। आप में से क्या किसी को पता है कि जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिज़र्व है या नेशनल पार्क है, इसका नाम बदला क्या है? क्या नाम किया गया है? बताइए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी नाम बदला गया है। अभी अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 2021 में इसका नाम बदला गया है। बताइए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? इसका भी नया नाम बदला गया है, रामगंगा, राम का टाइगर रिज़र्व, रामगंगा नेशनल पार्क, पार्क के तौर पर नाम अभी रिनेमिंग किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। ये आपको इम्पोर्टेंट था जो आपको मुझे बताना था। बाकी और बहुत सारे टाइगर रिज़र्व्स हैं जिसको आप जान सकते हैं। जैसे कि काज़ीरंगा नेशनल पार्क, वो भी एक टाइगर रिज़र्व है। काज़ीरंगा नेशनल पार्क, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टाइगर रिज़र्व है असम का, ओके। और बांधवगढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, तो गढ़, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट टाइगर रिज़र्व है मध्य प्रदेश का, ओके। उसके अलावा एक है पंच टाइगर, पेंच, पेंच टाइगर रिज़र्व, ये कहाँ का है? ये भी आपका, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना आप। उसके अलावा नागरहोल टाइगर रिज़र्व मधुमलाई के पास, ठीक है। नागरहोल, नागरहोल टाइगर रिज़र्व, ये इम्पॉर्टेंट टाइगर रिज़र्व है। नागरहोल एक रिवर है, उसी के पास ये टाइगर रिज़र्व है। और टाइगर रिज़र्व्स की बात करें जो इम्पोर्टेंट है, तो एक है कान्हा टाइगर रिज़र्व, कान्हा टाइगर रिज़र्व। कान्हा टाइगर रिज़र्व कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है,
ठीक है, रिजर्व। रॉयल जो बंगाल टाइगर्स हैं उसकी भी संख्या यहाँ पे पाई जाती है। ओके, इसके अलावा सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट, अलवर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में यह सरिस्का टाइगर रिजर्व है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, इतना टाइगर रिजर्व हो गया। बाकी असम का ओरंग, ओरंग, ओरंग टाइगर रिजर्व, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओरंग का भी रिनेमिंग किया गया है, रिनेम किया गया है। ठीक है, राजीव गांधी ओरंग टाइगर रिजर्व ऐसे करके नाम था, अब बदल दिया गया नाम और सिर्फ ओरंग टाइगर रिजर्व। ओके, आगे अगर हम बात करें कुछ एक और टाइगर रिजर्व्स की, तो छत्तीसगढ़ में एक इंद्रावती टाइगर, इंद्रावती टाइगर, इंद्रावती, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइगर। झारखंड में इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व का नाम है पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व। ये कहाँ? झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कभी नाम आप। उसके अलावा पेरियार टाइगर रिजर्व है, केरला में है, पेरियार के नाम से आपको क्लियर हो जाएगा कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ। देखो अभी मैंने पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व का नाम लिया, ये इम्पॉर्टेंट है। मेनली ये कहाँ पे है? मेनली है ये आपका मध्य प्रदेश, लेकिन इसका कुछ एरिया कहाँ पे लगता है? हाँ, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में जो एक टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, महाराष्ट्र का अगर जिक्र आया है तो महाराष्ट्र का एक इम्पॉर्टेंट और टाइगर रिजर्व है, आप यहीं पे लगे हाथ याद करें, और उसका नाम है आपका बोर टाइगर रिजर्व। ऐसे याद रखो कि बोर हो गए थे कहाँ? महाराष्ट्र में जाके बोर हो गए, तो बोर टाइगर रिजर्व में है, ये एक इम्पॉर्टेंट, एक इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व और है जो कि मिजोरम में है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जितने इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व या सेंचुरीज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो एक तो कन्फ्यूजिंग होते हैं और किसी ना किसी वजह से न्यूज़पेपर्स में रहते हैं, तो उनको आपको याद रखना। मिजोरम का इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, नाम है डंपा, डंपा, डंपा। ठीक है, डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम में है डंपा। कोई भी तरीका निकाल लीजिए याद करने का, कुछ फॉर्मूले बना के याद कर सकते हैं, जैसे कि मिजोरम, याद करने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बहुत एकदम सब लोग कहते हैं ना कि एकदम कॉन्सेप्ट पे चलिए, कॉन्सेप्ट से, क्वेश्चन फैक्ट से बहुत आते हैं। डंपा टाइगर रिजर्व, मीज़ो, मीज़ो डंपा है, डंप है ऐसे करके, मीज़ो पीपल ऐसे कर लो, डंप है एकदम से, तो डंपा, डंप, मीज़ो, मीज़ो डंप है ऐसे, डंपा आ जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में गए थे तो बोर हो गए थे। ठीक है, कान्हा मध्य प्रदेश में रहता है। ठीक है, पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मिला के हमने पेंच लगा दिया, ऐसे करके याद कर लो। पेंच याद, पेंच टाइगर रिजर्व याद करना है, पेंच से हमने एमपी और महाराष्ट्र को जोड़ दिया, ये एक तरीका है। तो ऐसे अलग अलग कोई भी तरीका निकाल लीजिए, फॉर्मूला बना लीजिए, आपको याद ईजी हो। एक आध दो टाइगर रिजर्व जो बचे हुए हैं, अभी जब नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लेंगे ना, तब हम लोग आएंगे जो है इम्पॉर्टेंट अदर टाइगर रिजर्व, आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में मिलेगा वो। ठीक है, इनसाइट का इंस्टा जो प्रोग्राम, उससे हम लोग कवर। नेशनल पार्क की बात करें, लौट के आते हैं नेशनल पार्क की बात। नेशनल पार्क क्या चीज़? तो नेशनल पार्क ये भी एरिया है जो रिजर्व किया जाता है वाइल्ड लाइफ के, और यहाँ पे जो जीव होते हैं, जो वाइल्ड लाइफ, वो फ्रीली यूज़ कर सकते हैं अपना हैबिटेट। हैबिटेट क्या चीज़ होता है मैंने बताया है, हैबिटेट क्या है?
लिविंग प्लेस जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म करता है, रहता है, वो हैबिटेट हो जाता है। इकोसिस्टम क्या होता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर को बोल देते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर को बोल देते हैं इकोसिस्टम। और हैबिटेट क्या होता है? लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हैबिटेट। ठीक है, तो जो हैबिटेट जो ये नेशनल पार्क होता है, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो होती है फ्रीली यूज़ कर सकते हैं अपने हैबिटेट को जहाँ पे वो रहते हैं। इसके अलावा जो रिसोर्सेस हैं उसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं बिना किसी ऑब्स्टेकल्स के। ऑब्स्टेकल्स का क्या मतलब? देखो, अगर हम चिड़ियाघर की बात करें और एक शेर है, वहाँ पे सारे जानवर हैं, बहुत सारे जानवर हैं लगभग, तो फ्रीली यूज़ कर सकता है। टाइगर को भूख लगा तो उठ के दूसरे के पिंजड़े में जाके उसको खा लिया, ऐसा कुछ सिस्टम है। क्या फ्रीली यूज़ कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सीटू कंजर्वेशन में फ्रीली फ्रीली यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जो एक सीटू कंजर्वेशन होता है उसमें जो एनिमल्स होते हैं वो फ्रीली यूज नहीं कर सकते हैं अपने हैबिटेट का और नेचुरल रिसोर्सेस का। उनको जब खाना दिया जाएगा तभी वो खाएंगे, जब उनको खोला जाएगा तभी वो इधर से उधर जाएंगे। ठीक है, बहुत लिमिटेड चीज़ें होती हैं, तो वो फ्रीली नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो एक सीटू कंजर्वेशन का ये बहुत बड़ा, ठीक है। बट नेशनल पार्क जब भी बनाया जाता है तो वहाँ पर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो फ्रीली यूज़ कर सकते हैं हैबिटेट और नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सैंक्चुरी एंड नेशनल पार्क है मेनली लाई करता है राइट्स ऑफ द पीपल लिविंग इनसाइड। जो उसके अंदर रहते हैं उनके अधिकारों को लेकर मेजर डिफरेंस है सैंक्चुरी और नेशनल। सैंक्चुरी के विपरीत, जहाँ पर सेंचुरी में क्या होता है, बहुत सारे राइट्स होते हैं, अलाउड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे राइट्स होते हैं सेंचुरी में, अलाउड होते हैं। भैया आप जाइए, ट्राइबल्स, आप देखिए सेंचुरी में मैंने आपको बताया था ना, सेंचुरी में मैंने क्या बताया था? सेंचुरी में मैंने आपको बताया था कि वो जो वहाँ पे कुछ ट्राइबल्स लोग होते हैं, ट्राइब्स होते हैं, वो ट्राइब्स क्या करते हैं? ट्राइब्स जो है फ्रीली यूज़ कर सकते हैं रेज़िन को, ठीक है? फायरवुड को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? फायरवुड कलेक्शन हो सकता है। कुछ ट्राइबल्स जो हैं वहाँ पे सेटलमेंट भी होता है, वो रहते भी हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत। लेकिन जब बात आती है नेशनल पार्क की, तो नेशनल पार्क में ये इस प्रकार का फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते हैं ये जितने भी ट्राइब्स हैं। ठीक है, न इन नेशनल पार्क नो राइट्स आर अलाउड। किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होता है नेशनल पार्क, यानी कि प्रोटेक्शन के मामले में जो है आपका नेशनल पार्क ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। वाइल्ड लाइफ की तुलना में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तुलना में नेशनल पार्क जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। ये बात ठीक है, यहाँ पे किसी प्रकार की क्रेजिंग या यहाँ पर जो भी पशुधन है, लाइव स्टॉक्स हैं, उनका आप यूज़ नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस आपको परमिशन ना दे दिया जाए। अगर परमिटेड है तो ही आपको ये चीज़ें अंदर अलाउड है। लेकिन सैंक्चुरी के अंदर क्या होता है, सैंक्चुरी के अंदर ये रेगुलेटेड होती हैं चीज़ें। ठीक है भाई, जैसे मैंने हमने लास्ट वाली स्लाइड में देखा था कि हाँ भैया, आपको ग्रेजिंग, फायरवुड वगैरह कलेक्ट वगैरह आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या यहाँ पे है कि जब तक आपको चीफ वार्डन ऑफ नेशनल पार्क वो अलाउ नहीं करेंगे, तब तक आप बिल्कुल भी नेशनल पार्क में कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस था नेशनल पार्क और सैंक्चुरी में, ये हमने देख लिया। अब बात आती है कि करंट अफेयर्स कि कितने सारे जो है इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क न्यूज़पेपर्स में रहे, वो जो है आपको मिलेगा अभी इसी वीडियो में लास्ट में। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा, ये क्वेश्चन है तब हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन पढ़िए, जवाब देने की कोशिश कीजिए कि सही आंसर क्या। The most important strategy for conservation of biodiversity together with traditional human life is the establishment of option A, B, C and D। 1 मिनट का वक्त है, सोच।
आई होप कि आपको अब जवाब मिल गया होगा इसका। इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए बायोडाइवर्सिटी। आपके लिए बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व इज द important strategy for conservation of biodiversity together with traditional human life। भैया हम क्या करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करेंगे और साथ ही साथ जो वहाँ पर पारंपरिक रूप से लोग रह रहे हैं, ठीक है, पारंपरिक रूप से जो लोग रह रहे हैं उनको भी प्रोटेक्ट करेंगे, और दोनों को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, बायोस्फीयर। आइए समझने की कोशिश बायोस्फीयर रिजर्व को और डिटेल से। बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा एरिया होता है। नेशनल पार्क चलो मान लो इतना बड़ा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मान लो इतना बड़ा, ठीक है। जो बायोस्फीयर रिजर्व रहेगा वो लगभग तब एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई सारी नेशनल पार्क या कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो कई सारे नेशनल पार्क और कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। यहाँ पे इट मे हैव वन और मोर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप बारे में, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं जो है बायोस्फीयर के बारे में, थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। 3 पार्ट में बायोस्फीयर रिजर्व पड़ता है। बायोस्फीयर रिजर्व मुख्यतः 3 भागों में बाँटा गया है। मुख्यतः 3 भागों में बाँटा गया है बायोस्फीयर रिजर्व को। पहला जो भाग है बायोस्फीयर रिजर्व का, सबसे कोर भाग, सबसे कोर भाग। यहाँ पे किसी भी प्रकार का ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। किसी भी प्रकार का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोर जो कोर होता है, एक बफर ज़ोन होता है, एक ट्रांजिशन ज़ोन। कोर ज़ोन होता है, बफर ज़ोन होता है, तीसरा जो ज़ोन होता है ट्रांजिशन ज़ोन होता है, ठीक है। ट्रांजिशन ज़ोन ही ऐसा ज़ोन होता है जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी अलाउड होती हैं। अब देखो, देखो यहाँ पे जो कोर ज़ोन है, जो ग्रीन पोल दिखाई दे रहा है आपको, ग्रीन वाला पोर्शन, ये वाला जो है, ये कोर ज़ोन है। कोर ज़ोन में किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी को अलाउ नहीं किया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं रहता है। ह्यूमन के अलावा जो एनिमल जिसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है इसके अंदर, वही सिर्फ अलाउड रहता है। बाकी इसके खाने-पीने की इंतज़ाम रहती है, अदर जितने भी एनिमल्स हैं, वो अलाउड रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें, किसी भी इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है या किसी स्पीशीज़ को बचाना है या कोई जेनेटिक वेरिएशन को मेंटेन करना है, तो हम उसको कोर ज़ोन में डाल देते हैं, ठीक है? और वहाँ पे किसी भी प्रकार की अदर एक्टिविटी अलाउड नहीं हो, कोई सड़क नहीं निकल, कोई माइनिंग नहीं हो सकती है कोर ज़ोन में, ये इम्पोर्टेंट। अब आती है बात बफर ज़ोन की। जो लोग बहुत शौकीन होते हैं फॉरेस्ट वगैरह के, फॉरेस्ट वगैरह के जो लोग बहुत शौकीन होते हैं, वो लोग बफर ज़ोन प्रेफ़र करते हैं। बाकी बफर ज़ोन हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि पहला किस चीज़ के लिए बफर ज़ोन यूज़ हुआ? टूरिस्ट के लिए, टूरिज़्म, टूरिज़्म के लिए यूज़ करते हैं हम लोग बफर बफर ज़ोन फॉर व्हाट? टूरिज़्म। बफर ज़ोन फॉर टूरिज़्म, ठीक है? उसके अलावा चराई के लिए, चरागाह के तौर पे, ग्रेज़िंग के लिए यूज़ करते हैं क्या? बफर ज़ोन को। नहीं, बफर ज़ोन में ग्रेज़िंग अलाउड है। मतलब ह्यूमन एंड एनिमल ह्यूमन एंड एनिमल दोनों के एक्टिविटी को अलाउ करता है कौन? अलाउ करता है आपका ये सॉरी बफर ज़ोन, बफर ज़ोन अलाउ करता है ह्यूमन, ठीक है? उसके अलावा किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है बफर ज़ोन का? बफर ज़ोन का यूज़ करते हैं लोग रिसर्च के लिए। अगर किसी भी एनिमल पे रिसर्च करना, तो हम यूज़ करते हैं ये बफर ज़ोन। ट्रेनिंग, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब बफर ज़ोन के तहत, ठीक है? थर्ड ज़ोन होता है आपका ट्रांजिशनल ज़ोन, ट्रांजिशनल ज़ोन। यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट भी अलाउड होता है। देखो यहाँ पर लोग रहते हैं, लोग में खासकर ट्राइब्स, ट्राइबल एरियाज, ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं बहुत सारे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ पे परमिटेड होती हैं, जैसे कि टूरिज्म, इसके अंदर भी टूरिज्म प्रमोटेड है, यानी कि बफर जोन में भी टूरिज्म प्रमोटेड है, ठीक है? और ट्रांजिशन जोन में भी आपका टूरिज्म परमिटेड है।
ओके, यहाँ पे फसल उत्पादन भी होता है, क्रॉप कल्टीवेशन भी होता है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में फॉरेस्ट्री वगैरह भी करते हैं, क्रॉपिंग वगैरह भी करते हैं, सेटलमेंट भी होता है। ये सब चीज़ें परमिटेड हैं आपके ट्रांजिशन जोन में। लेकिन लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भैया जब सब परमिटेड है तो रिस्ट्रिक्टेड क्या है? रिस्ट्रिक्टेड ये है कि आप विदाउट विदाउट डिस्टर्बिंग विदाउट डिस्टर्बिंग आप इन्वायरमेंट को प्रभावित नहीं करें। आपकी किसी भी एक्टिविटी से वहाँ का एनिमल है, वो प्रभावित नहीं होगा। आपके किसी भी एक्टिविटी से वहाँ के प्लांट्स हैं या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़्म हैं, वो प्रभावित नहीं होने चाहिए। अगर वो प्रभावित होते हैं, उन चीज़ों को भी ट्रांज़िशन ज़ोन से बाहर कर दिया जाएगा, उनको ट्रांज़िशन ज़ोन में परमिटेड नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो ये आपके बायोस्फीयर रिज़र्व की कॉन्सेप्ट हो गई, बायोस्फीयर रिज़र्व के बारे में चर्चा हो गई। ठीक? चलिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है या इको सेंसिटिव, ठीक, इको सेंसिटिव जोन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास। अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी पढ़ने जा रहे हैं हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स या आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या अदर बायोस्फीयर रिजर्व्स जो न्यूज़पेपर्स में रहे हैं, उनको हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर। चलिए, कुछ इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितने भी हैं उनको कवर कर लेते हैं करंट अफेयर्स में। इनसाइड के इंस्टा जो मॉड्यूल है ना, उसी में आया हुआ है, तो एक बारी कवर कर लेते हैं, चीज़ें और ईज़ी हो जाएँ हमारे 2020 के प्रीलिम्स के लिए। चलिए, देखो, जो पहला इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है जो हमको पढ़ना है, वो है केवल या केवाल टाइगर रिजर्व बोलते हैं। केवाल टाइगर रिजर्व, कवाल टाइगर रिजर्व, केवल टाइगर रिजर्व, अलग अलग नाम होते हैं। कवाल टाइगर रिजर्व फिलहाल, कवाल टाइगर रिजर्व जो है ये अवस्थित है आपकी तेलंगाना में। तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना राज्य में अवस्थित है। ये अभी हाल फिलहाल में बर्ड वॉक हुआ था यहाँ पे। मान दीजिए कि कोई टाइगर रिजर्व अगर किसी का नाम हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ टाइगर ही वहाँ पे होंगे, और अदर जीव जंतु हो सकते हैं। अभी एक बर्ड वॉक हुआ था, इधर लिखते हैं, बर्ड वॉक हुआ था, जो कि प्रमोट कर रहा था डाइवर्सिटी, रिच डाइवर्सिटी जो कव्वाल टाइगर रिजर्व में है, उसको दिखाने की कोशिश कर रहा था। तकरीबन 300 से ज़्यादा स्पीसीज़ हैं, 600 से ज़्यादा ट्री स्पीसीज़ हैं कव्वाल टाइगर रिजर्व में। ठीक है, ओल्डेस्ट सेंचुरी है तेलंगाना रीजन की। बहुत इंपॉर्टेंट, ओल्डेस्ट सेंचुरी है तेलंगाना रीजन की। और अभी बर्ड वॉक रिसेंटली, पहली बार बर्ड वॉक हुआ था, उसको होस्ट किया गया था इस कव्वाल टाइगर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पे। हाँ, यहाँ पे कुछ और फैक्ट लिखा हुआ है जो आप देख लीजिए कि कैचमेंट एरिया किसका है? गोदावरी रिवर और कदम, कदम रिवर और गोदावरी के बीच में है। ठीक है, या ये वॉनयार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वॉनयार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। वॉनयार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंपोनेंट है किसका? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो मतलब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही उसके अंदर कोई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसका नाम है वॉनयार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी तो मैंने पहले भी नाम लिया। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एलिफेंट रिजर्व के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वॉनयार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और अभी 4 हॉर्न्ड एंटीलोप्स, जो 4 सींग वाले हिरन होते हैं, 4 सींग वाले हिरन, 4 सींग वाले हिरन जो हैं, एकमात्र सेंचुरी है केरल की जहाँ पर 4 सींग वाले जो हिरन अभी पाए गए हैं, देखे गए हैं। ये वॉनयार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो केरला में है वॉनयार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत सारे अदर अदर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे पाए जाते हैं, हिमालयन ग्रिफन्स, चिप्टियन वल्चर्स, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, नागरहोल, बांदीपुरी, मधुमलाई और वानयाड
फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइगर हैबिटेट है कंट्री का। नागरहोल, बांदीपुर, माधुमलाई एंड बॉर्नियार्ड फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइगर हैबिटेट है पूरे। ठीक है। कैचमेंट एरिया काबिनी रिवर, काबिनी रिवर का कैचमेंट एरिया है ये आपका बॉर्नियार्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काबिनी रिवर का, काबिनी रिवर का क्या है, काबिनी रिवर का, काबिनी रिवर का ये इम्पॉर्टेंट कैचमेंट एरिया है ये जो वाइल्ड लाइफ। आगे बढ़ते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पक्के टाइगर रिजर्व है आपका अ, अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का जो इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व है वो है पक्के टाइगर रिजर्व। उसके अलावा अ, पापुम टाइगर पापुम रिजर्व फॉरेस्ट ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। असम का नमेरी नेशनल पार्क, योमारा रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, और ये सब, ठीक है, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब आपके असम के हैं। ठीक है। तो ये पक्के टाइगर रिजर्व को पाखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। दिस टाइगर रिजर्व हैज़ बीन ओन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2016। इंडिया के बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2016 को प्राप्त करने वाला टाइगर रिजर्व कौन है? आपका पक्के टाइगर रिजर्व है। हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्टेशन प्रोग्राम के तहत जो है इसको कैटेगराइज किया गया था, इसी के तहत इसको अवार्ड दिया गया। कामेग रिवर जो है इसके आसपास से होकर भी गुजर। ठीक है, चलिए। ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी का ये पार्ट भी है, ये एक इम्पॉर्टेंट। फिर जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट का भी नाम बदला गया, उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट। हेली नेशनल पार्क के तौर पे पहले इस्टेब्लिश किया गया था 1936, उसके बाद इसका जिम कॉर्बेट नाम किया गया और अब बदल के रामगंगा नेशनल पार्क के तौर पर किया गया है। ठीक है। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है भारत, भारत का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का ओल्डेस्ट नेशनल। फर्स्ट एरिया कम अंडर दिस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ये पहला जो है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो पहला नेशनल पार्क आया था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही। ठीक है। अगला नौगांव, नौगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, NNTR, जूनियर NTR वाला नहीं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेपर्ड्स के लिए, लेपर्ड्स के लिए रेयर रेयर लेपर्ड जो है, ब्लैक पैंथर जिनको जाना जाता है, उनको जो है अभी यहाँ पर देखा गया। ये कहाँ पर है? नौगांव महाराष्ट्र में, नौगांव महाराष्ट्र में है, ये इम्पॉर्टेंट है। अभी ब्लैक टाइगर यहाँ पर क्या है, ब्लैक पैंथर देख। ठीक है। ये नोटिफाइड एरिया बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क और वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनको मिलाकर इसको बनाया गया है। और मेजर टाइगर रिजर्व है सेंट्रल इंडिया का, कान्हा और पेंच आपने मैंने बताया ही पहले मध्य प्रदेश का, उनको कनेक्ट करता है NN। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगला जो है एक और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, तो लगे हाथ कंप्लीट कर लेते हैं, वो है दिहिंग, दिहिंग पटकाई, दिहिंग पटकाई। दिहिंग पटकाई असम का 7वां नेशनल पार्क है। ठीक है। ये थर्ड मोस्ट नेशनल पार्क है जो अंडमान निकोबार के बाद जो अभी लास्ट हाल फिलहाल में बनाया गया वो है दिहिंग पटकाई। दिहिंग पट ये एक इम्पॉर्टेंट है 7th नेशनल। हम में 6 और कौन से हैं तो भी थोड़ा देखना। अभी ओरंग वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया ही था कुछ देर। ओके। नेलापट्टू, नेलापट्टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी, नेलापट्टू। पुलिकट लेक के आसपास है नेलापट्टू, नेलापट्टू पुलिकट लेक के आसपास है। आंध्र प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए बहुत फेमस है। ये एक नीलापट्टू के बारे में, पुलिकट लेक और नीलापट्टू आसपास में ही है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। जो ब्लैक हेडेड इब्स होते हैं उनके लिए बहुत फेमस है। ब्लैक क्राउन नाइट ह्यूरॉन्स के बारे में भी बहुत फेमस है। यूरेशियन कोट्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं और इंडियन स्पॉट बिल्स भी यहाँ। ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, बाकी इनका नाम याद करने की ज़रूरत। ये फ़िलहाल मेरे साइड से थे
जो नेशनल पार्क मुझको आपको बताने थे। आई होप कि इतने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपके हो गए होंगे। रिमेनिंग जो चीज़ें हैं उसको कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। सो मच फॉर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने डिटेल से समझा था नेशनल पार्क क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, टाइगर रिजर्व क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से हमने समझ लिया था लास्ट वाली क्लास में। आज हम लोग समझने वाले हैं इको सेंसिटिव जोन के बारे में, साथ ही साथ एक C2 मेथड ऑफ कंजर्वेशन क्या चीज़ है उसको समझने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। आपको डिटेल जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप TT100 करके कूपन कोड है, आप यूज़ कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अनअकैडमी के कोर्सेज पे। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे थे, पिलर नंबर 2 के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे थे। अब इसी में कुछ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली आगे कवर करना था, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट और ट्रीटी भी हमको कवर करना था बायोडाइवर्सिटी वाले, लेकिन उसको हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब ये पिलर नंबर 3 स्टार्ट होगा। तो अभी हम लोग कवर कर लेते हैं कुछ इको सेंसिटिव जोन क्या चीज़ होता है। साथ ही साथ हम लोग कवर करने वाले हैं एक C2 मेथड ऑफ कंजर्वेशन क्या चीज़ होती है, इसको कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इको सेंसिटिव जोन, पर्यावरण संवेदी क्षेत्र। इको सेंसिटिव जोन, पर्यावरण संवेदी क्षेत्र। संवेदी क्षेत्र क्या चीज़ होता है भाई? देखो, एक जैसे नेशनल पार्क हमने कल पढ़ा था, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है, या इसके अंदर एक कोर एरिया है। कोर एरिया के बाहर, कोर एरिया के बाहर एक 10 किलोमीटर का एरिया जो ट्रांजिशन का काम करता है नेशनल पार्क और जो बफर जोन है, कोर जोन और बफर जोन के बीच में एक ट्रांजिशन का काम करता है, इसी को बोल देते हैं हम इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, कि भैया यहाँ पर आप ऐसा कुछ काम मत कीजिए जिससे नेशनल पार्क या कोर एरिया में कोई प्रभाव पड़े। तो इको सेंसिटिव जोन्स क्या है? इको सेंसिटिव जोन्स एक ऐसे एरिया है जिसको नोटिफाई किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोटेक्टेड एरिया कोई है, नेशनल पार्क है या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके चारों तरफ का एक एरिया जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को लगता है कि ये जो है एक फ्रेजाइल जोन है, जहाँ पर हमको कोई अदर टाइप की एक्टिविटी या ह्यूमन एक्टिविटी या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, जिससे यहाँ के जो एनिमल्स हैं या प्लांट हैं उन पर किसी प्रकार का इम्पैक्ट हो। तो उसके लिए हम बनाते हैं इको सेंसिटिव जोन। कहानी वेस्टर्न घाट की है। वेस्टर्न घाट में एक्चुअली इको सेंसिटिव जोन बनाए जाने को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। उस टाइम एक कमेटी बनी थी, माधव गडगिल, M गडगिल, माधव गडगिल की अध्यक्षता में 2010 में एक कमेटी बनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी। इन्होंने रिकमेंड किया था कि पूरे वेस्टर्न घाट का तकरीबन 67% एरिया उसको आप घोषित कर दीजिए इको सेंसिटिव जोन। पूरा वेस्टर्न घाट तो ऐसा है नहीं कि वो पूरा नेशनल का पार्क है, वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, तो वो पूरा एरिया इको सेंसिटिव नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि 67% एरिया जो है उसको आप घोषित कर दीजिए इको सेंसिटिव जोन। ऐसा माधव गडगिल, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, माधव गडगिल ने ये सा रिकमेंडेशन कर दिया था। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों इको सेंसिटिव बना देते हैं? इसलिए ताकि वहाँ पे जो बहुत क्रूशियल एनिमल्स हैं, क्रूशियल प्लांट्स हैं या इंडेंजर्ड प्लांट या एनिमल्स हैं, वो किसी तरीके से प्रभावित ना हो। इस बात को इंश्योर करने के लिए हम इको सेंसिटिव जोन जो है घोषित करते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इको सेंसिटिव जोन कहीं पर डिफाइंड नहीं है कि इसके लिए पर्टिकुलर कोई एक एक्ट आया हो और उसमें इको सेंसिटिव जोन टर्म आ गया हो, ऐसा नहीं है। दो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जिनके बारे में आपको पता भी होगा। एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये भी इको सेंसिटिव जोन के बारे में बात करता है। ये कहता है कि 10 किलोमीटर का जो एरिया है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, उसको आप फ्रेजाइल जोन के तौर पे घोषित कर दो या इको सेंसिटिव जोन के तौर पे घोषित कर दो। कोई नेशनल पार्क है या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके आसपास का 10 किलोमीटर का एरिया आप इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दीजिए। ऐसा वाइल्ड लाइफ ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहता है। ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 2016 तक जो चल रहा था, जो खत्म हो गया अभी,
वो स्टेट गवर्नमेंट को कहता है कि भैया ऐसा आप कीजिए कि 10 किलोमीटर का एरिया आप घोषित कीजिए। तो ये नेशनल एक्शन प्लान में भी सेम बात, जो ये एक्ट है ना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बातों को लागू करने के लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है लाया गया था। और नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान इस बात को इंश्योर करवाता है कि भैया 10 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है वो जो है इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। ठीक है, स्टॉक एब्जर्बर होना चाहिए। एक ट्रांजिशन जोन होता है ना, कि किसी तरीके से अगर किसी एनिमल को कोई प्रभाव पड़ने वाला है किसी ह्यूमन एक्टिविटी के कारण से, तो वो ना पड़े, इसके लिए उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दीजिए। ठीक, साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अब इसी के चलते बहुत सारे जगहों पे आपने साउथ इंडिया में देखा होगा कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के चलते बहुत सारे एनिमल्स मारे जा रहे हैं। फॉरेस्ट लगातार कम हो रही है, डिप्लीट कर रहे हैं, लगातार कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, फॉरेस्ट डिप्लीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन सब को कम करने के लिए हम इको सेंसिटिव जोन का कॉन्सेप्ट लेके आए। अब इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, कोई लीगल स्टेटस नहीं है, बट हमारे पास एक एक्ट है जिस एक्ट का नाम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके तहत जो है ये इको सेंसिटिव जोन को घोषित किया जाता है। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन को घोषित किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक बारी कंफ्यूज करने के लिए आ गया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था ना, तब 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो आया था, वो क्या इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर करता है? नहीं। इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर करने का जो भी बात है, थोड़ा बहुत जो पूरी तरीके से डिफाइन नहीं है, वो पूरी बात करी गई है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, उसके अलावा कुछ करंट डेवलपमेंट हुए हैं, उनको आपको समझना चाहिए, उनको देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। एक है मंगल वनम बर्ड सेंचुरी। ये देखिए यहाँ पे, ये बहुत आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मुझे अच्छा इमेज मिला नहीं। जो मंगल वनम बर्ड सेंचुरी है, इसके आसपास तकरीबन 1.5 किलोमीटर एरिया को अभी घोषित किया गया था इको सेंसिटिव जोन के आसपास। इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था, बाद में उसको 1 किलोमीटर और एक्सटेंड किया गया 2020 में। तो ये आपको समझना है कि ये मंगल वनम कहाँ पे है। मंगल वनम आपका केरला में है। केरला में बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये, और बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे। ये मंगल वनम जो है अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था, जो कि एक इको सेंसिटिव जोन है। साथ ही साथ एक और जो है हाल फिलहाल में घोषित किया गया है, भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। अभी गोमुख से उत्तरकाशी तक जो है अभी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको याद रखना है। रिसेंटली भागीरथी इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है। ये दूसरा वाला इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। कुछ एक लोकेशन और जान लीजिए जो इको सेंसिटिव जोन के तौर पे घोषित किए गए हैं पहले, जैसे कि एक है सुल्तानपुर। ये थोड़ा सा पेज मिल जाता तो मैं नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे कुछ लोकेशंस है जिनका नाम यहाँ पे लिख देते हैं, सुल्तानपुर नेशनल बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो एक ये है, ठीक है, हरियाणा में। दूसरा है करनाला बर्ड सेंचुरी। कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई में। फिर क्या है? बांदीपुर नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। कहाँ पे? कर्नाटक में, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। कहाँ पे? कर्नाटक में। ओके, उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है, ओखला बर्ड सेंचुरी जो है, ओखला दिल्ली में। दिल्ली में। ठीक है, ये सब इको सेंसिटिव है। उसके अलावा सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। उसके अलावा वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव जोन है, जो मैंने आपको बताया ही। उसके अलावा पुलिकट बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश रीजन में ये पड़ती है। तो ये जो है लास्ट हमारा जो है अभी करंट अफेयर्स का
वो ये इको सेंसिटिव जोन इतने सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इन सबको याद रखना, एक बार फिर से रिवाइज कर लो। कौन? सुल्तानपुर है, करनाला है, बांदीपुर है, ओखला है, सुंदरवन है, वेस्टर्न घाट है और पुलिकट बर्ड सेंचुरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं वेस्टर्न घाट की। वेस्टर्न घाट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि वेस्टर्न घाट जो इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, उसको लेकर क्या डेवलपमेंट हुए हैं पिछले सालों में। देखिए, वेस्टर्न घाट को लेके बहुत परेशानी चल रही थी, क्योंकि वेस्टर्न घाट लगातार प्रभावित हो रहा था, जिसके चलते वहाँ पे जो एनिमल्स थे और जो वहाँ पे प्लांट्स थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में उनकी कटाई हो रही थी। प्लांट्स जैसे कि आपके रेड सैंडर्स की बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हो रही थी। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे, नीलगिरी नीलगिरी ताहर वगैरह, उनकी पोचिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसके चलते हमेशा ये बात चर्चा में रहती थी कि कैसे भी करो वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव जोन घोषित करो, और जो इस प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं वेस्टर्न घाट में, उसको रोकिए कैसे भी करके। तो इसके चलते 2010 में क्या किया गया कि एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का नाम था एम गडगिल कमेटी। माधव गडगिल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई 2010 में। एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने इसको बनाया था। फुल नेम क्या था? वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट एंड पैनल। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम था। एम गडगिल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन करी। इन्होंने सबसे बड़ी रिकमेंडेशन थी, इन्होंने कहा कि 67% एरिया जो वेस्टर्न घाट का है, उसको आप इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दो। तो जब ये इन्होंने कहा कि 67% एरिया, तो उसके चलते हुए वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका विरोध कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका जो आवक था वो वेस्टर्न घाट पे ही डिपेंड करता था। वो लकड़ी कट काट के लेके आते थे, या वहाँ से जड़ी बूटी लेके आते थे, या माइनिंग करते थे बहुत सारी चीज़ों का। जिसके चलते क्या होता था कि वो अपना जीवन यापन कर पाते थे। लेकिन जब इन्होंने कहा कि 67% एरिया को आप इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दो, तो इसका मतलब है कि ये सारी एक्टिविटीज जो वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग करते थे, वो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग उसमें खेती भी करते थे। इसके चलते किसान और वहाँ के जो लोकल जमींदार थे, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से माधव गडगिल की जो रिपोर्ट थी उसका विरोध कर दिया। सरकार भी सहम गई, सरकार पीछे हटी, और माधव गडगिल ने जितने इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन किए थे वेस्टर्न घाट को लेकर, उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक, तो सरकार पीछे हट गई। माधव गडगिल ने जो रिकमेंडेशन किया वो सब रखा का रखा रह गया। अब फिर इसके बाद एक कमेटी और बनती है। इसके बाद एक कमेटी बनती है जिसका नाम है के कस्तूरी रंजन कमेटी। के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में कमेटी बनती है। इन्होंने, जैसे उन्होंने कहा था 67% एरिया को आप घोषित कर दीजिए इको सेंसिटिव जोन, इन्होंने कहा कि आप पूरा 67% एरिया को नहीं, बल्कि आप सिर्फ 37% एरिया को आप घोषित कीजिए इको सेंसिटिव जोन। ठीक, सिर्फ 37% एरिया को, यानी तकरीबन 60,000 हेक्टेयर होता है। तकरीबन 60,000 हेक्टेयर को इन्होंने कहा कि इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दीजिए। यहाँ पर किसी प्रकार की माइनिंग, किसी प्रकार की खेती, किसी प्रकार का नॉर्मल खेती, मतलब जो मैंने पहले भी बताया कि आदिवासियों को बहुत सारी चीज़ों करने की अनुमति रहती है। आदिवासी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ट्राइबल्स जो हैं वो अपना अ, वो जो ग्रेजिंग भी करवा सकते हैं, साथ ही साथ वो मल्टीपल टाइप की जो क्रॉप होती हैं उसको वो उगा सकते हैं ऐसे इको सेंसिटिव जोन में। तो उनको अपवाद को छोड़ दीजिए, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में कोई भी जाके वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। तो 67 की जगह इन्होंने 37% कर दिया। ठीक है, तो 37% का जो रिकमेंडेशन किया वो किन्होंने किया? के कस्तूरी रंजन साहब ने किया। उसके अलावा बैन कर दीजिए माइनिंग, सैंड माइनिंग, ये सब। हाइड्रो प्रोजेक्ट को इन्होंने कहा कि अलाउ करते हैं। उन्होंने हाइड्रो प्रोजेक्ट को भी मना कर दिया था, क्योंकि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो जाएगा पूरे साउथ इंडिया में। तो उन्होंने कहा कि नए थर्मल पावर प्लांट्स तो नहीं बनाइए, इको सेंसिटिव जोन में नए थर्मल पावर प्लांट्स नहीं बनाइए, लेकिन जो पुराने थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको आप बंद भी मत कीजिए। ठीक है, तो ये इन्होंने रिकमेंडेशन किया था। जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री थी उन पर बैन लगा दीजिए, ये इन्होंने कहा था। साथ ही साथ फॉरेस्ट डाइवर्जन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, अगर अलाउड भी होगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा सेफगार्ड्स आपको लाने पड़ेंगे। तो ये के कस्तूरी रंजन साहब ने इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन किए थे वेस्टर्न घाट को लेके। लीगल स्टेटस की बात करी गई है यहाँ पे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986
ये बात करता है इको सेंसिटिव जोन का, लेकिन कोई ऐसा वर्ड मेंशन नहीं किया गया है। मैंने पहले बताया कि स्पेशल कोई एक वर्ड नहीं बनाया गया है इको सेंसिटिव जोन टाइप का। किसी भी एक्ट या किसी भी ऐसा प्रावधान में इस शब्द को नहीं गढ़ा गया है। ये जो है बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि भैया इको सेंसिटिव जोन हमको घोषित करना है, और इसके जो प्रावधान है वो 86 से लिए गए हैं, लेकिन ऐसा कोई वर्ड इसमें मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, उसके अलावा परमिटेड क्या चीज़ें हैं? देखिए, बहुत सारी जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की प्रैक्टिस जो लोकल कम्युनिटीज़ करती हैं, वो सब चीज़ें कर सकते हैं आप इको सेंसिटिव जोन में। साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ करके बहुत सारी फार्मिंग कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का भी यूज़ कर सकते हैं आप इको सेंसिटिव जोन में। तो ये कुछ चीज़ें हैं इको सेंसिटिव जोन के बारे में जो अलाउ किया गया है इको सेंसिटिव जोन में। लेकिन मोस्टली जो नॉर्मल कंडीशंस में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि नॉर्मल एग्रीकल्चर, कोई जाके वहाँ लैंड खरीद के और एग्रीकल्चर करे या खेती करे, तो वो वहाँ पर पॉसिबल नहीं है इको सेंसिटिव जोन में। और तकरीबन 6-7 नाम मैंने लिए हैं, वेस्टर्न घाट और सुंदरबन और हरियाणा में सुल्तानपुर। तो ये सब जितने इंपॉर्टेंट है ये सब इको सेंसिटिव जोन है, और यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। विद द रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखिए, जवाब दीजिए। 1 मिनट का वक्त लेते हैं। ओके, आई होप कि क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। देखो, पहला जो है इसमें कह रहा है इको सेंसिटिव जोन जो एरिया है वो डिक्लेयर किए जाते हैं अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972। नहीं, बिल्कुल नहीं। 86 दिया होता तो हम लोग मानते 1986। ठीक है, 1986 के अंतर्गत ही डिक्लेयर किए जाते हैं। हालांकि इको सेंसिटिव जोन टर्म मेंशन नहीं किया गया है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके अलावा द पर्पस ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। सभी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज को क्या बैन किया जाता है, यहाँ पर प्रतिबंधित किया जाता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर के अलावा और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, अडॉप्टेशन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, तो ये सब भी हैं जो इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत परमिटेड हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। तो इसलिए जो सही ऑप्शन होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नाइदर 1 नाइदर 2। ठीक है, चलिए, नाइदर 1 नॉर 2। अब एक और बात बचती है, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। देखो, दोनों में क्या डिफरेंस है कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व में? कंजर्वेशन रिजर्व कैन बी डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन एरिया ओन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई एरिया जो स्वामित्व गवर्नमेंट के तहत है, गवर्नमेंट को है, उस एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व के तौर पे घोषित किया जा सकता है। ठीक है, जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में जो ट्रांजिशन जोन का काम करते हैं उनको घोषित किया जाता है कंजर्वेशन एरिया। ठीक है, कंजर्वेशन एरिया कौन सा होता है? ऐसा एरिया जो किसी दो बड़े इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन या इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरिया को कनेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कंजर्वेशन एरिया। ठीक है, और यहाँ पर जो लोगों के राइट्स हैं, जो आसपास जो लोग रहते हैं, उनको प्रभावित नहीं किया जाता है। वो अपना डे टू डे का पूरा काम जो करते थे नॉर्मल तरीके से करते हैं। बस जो है कोई ऐसा प्रोफेशनल काम या ऐसा बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं आप कंजर्वेशन एरिया में जो किसी भी तरीके से वहाँ के एनिमल्स या प्लांट को प्रभावित करता हो। कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है? इसको डिक्लेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन कोई प्राइवेट या कम्युनिटी लैंड को। यहाँ पर कौन सा लैंड था कि कोई ऐसी लैंड जो जिसकी स्वामित्व किसके पास हो, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के पास हो। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई लैंड जो प्राइवेट है या कोई कम्युनिटी लैंड है, उसको अगर आपको कुछ डिक्लेयर करना है तो वो कम्युनिटी रिजर्व के तहत जाएगी, और इसका पूरा देखभाल जो है वो पर्टिकुलर कम्युनिटी करेगी जिस कम्युनिटी से आपने वो लैंड लिया है। ठीक है, तो वो लोग एक तरीके से वॉलंटियर के तौर पे काम करेंगे। उस पूरे पर्टिकुलर जो एरिया होगा, उस पूरे एरिया में ये वॉलंटियर के तौर पे काम करेंगे जिससे आपने ये ज़मीन ली है।
और यहाँ पर भी किसी प्रकार से लोकल लोगों के राइट्स को अफेक्ट नहीं किया जाता है। लोकल लोगों के राइट्स बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं कम्युनिटी रिजर्व में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में, ठीक है। उसके अलावा एक और टॉपिक बचा है जिसका नाम है सेक्रेड ग्रोव्स। ये क्या चीज़ है भाई? देखो, भारत जो है ऐसा देश है जहाँ बहुत ज़्यादा नेचर की पूजा की जाती है, नेचुरल प्रोटेक्शन किया जाता है। तो अब होता क्या है कि हम जैसे मान लो कि खासी या जयंतिया हिल्स में आप जाइए तो वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ट्राइबल लोग रहते हैं जो जंगलों को पूजते हैं। तो जंगलों को पूजने के कारण का उनका मकसद क्या होता है? मकसद इतना सा होता है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए, ठीक है। तो ऐसे एरिया जिनको किसी भी तरीके से कल्चरल या रिलीजियस रीजन से प्रोटेक्शन के तहत लाया जाता है उनको बोलते हैं, ठीक है। तो खासी, जयंतिया हिल्स, अरावली हिल्स राजस्थान में, वेस्टर्न घाट कर्नाटक और महाराष्ट्र में, उसके अलावा बस्तर का कुछ एरिया मध्य प्रदेश में, ऐसे बहुत सारे पवित्र जगहें हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी या पोचिंग या एनिमल्स की किलिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको पवित्र माना जाता है उन जगहों को। और उन पवित्र जगहों पर किसी प्रकार का जो है आप किलिंग नहीं कर सकते, कटाई नहीं कर सकते, ना आप किसी एनिमल को मार सकते हैं, ना कोई प्लांट काट सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये जगह पवित्र है उनके लिए और पवित्र होने के कारण से ये उस जगह को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी जगहों को सेक्रेड ग्रोव्स बोलते हैं। तो ये एक लास्ट टॉपिक था जो कि हमें पढ़ना था। अब इसके बाद हम एक C2 मेथड ऑफ कंजर्वेशन की ओर बढ़ेंगे, तो उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने इन C2 मेथड ऑफ कंजर्वेशन समझा था। आज की क्लास में हम लोग एक C2 मेथड ऑफ कंजर्वेशन समझने की कोशिश करेंगे। बोटानिकल गार्डन क्या होता है, सीड बैंक क्या होता है, जीन बैंक क्या होता है, कैसे काम करता है, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या चीज़ होती है, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। साथ ही साथ आप TT100 करके कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। एक C2 मेथड ऑफ कंजर्वेशन क्या चीज़ है भाई? ये जैसे हम लोगों ने इन C2 में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं कि किसी एनिमल या किसी प्लांट, दोनों को, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, कोई भी, अगर इनमें से किसी को अगर प्रोटेक्ट करना है या दोनों को प्रोटेक्ट करना है, तो जब हम प्रोटेक्शन उसी के नेचुरल हैबिटेट में करते हैं, नेचुरल हैबिटेट में जब प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोल देते हैं कि ये इन C2 मेथड ऑफ कंजर्वेशन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसको उसी के नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, किसी एनिमल या प्लांट को। लेकिन जब हम उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं बाहर और किसी नए जगह पर उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोल देते हैं एक C2 मेथड ऑफ कंजर्वेशन। जहाँ पे वो नेचुरली था नहीं, बल्कि हम उसको लेके आए। जैसे कि एक एग्जाम्पल है लायन का, एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन कहाँ पाए जाते हैं बताइए? एशियाटिक लायन ओरिजिनली कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं गिर नेशनल पार्क, गुजरात में, ठीक है। अब कोशिश की जा रही है कि इस एशियाटिक लायन को भारत के अलग जगह, अन्य जगहों पर प्रोटेक्ट किया जाए। तो कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा कि इसको ले जाया जाएगा, ठीक है, दूसरी जगह पे। अभी बात चल रही थी कि सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है वहाँ पर लेके जाया जाए और उनको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन अब क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे उस नए एटमॉस्फेयर में? क्या उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगी, ये तो बात की बात है। लेकिन ऐसे करके क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश। कई बार क्या होता है, कोई ऐसा स्पीसीज होता है जो एकदम संकटापन्न होता है, बहुत इंडेंजर्ड होता है, तो उसके इंडेंजर्ड होने के कारण से बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि वो बहुत जल्द एक्सटेंड कर जाए, ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। तो उसको क्या करते हैं कि जूलॉजिकल पार्क में ले जाते हैं। जूलॉजिकल पार्क में ले जाकर उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में जूलॉजिकल पार्क जो आप जू देखते हो ना, स्टार्टिंग में ये इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनाया गया था, ठीक है, कि जो लोग जंगलों में जाके जानवरों को नहीं देख पाते हैं वो जू में जाएं, चिड़ियाघर में जाएं और एनिमल्स को देखें। स्टार्टिंग में इसका पर्पस एंटरटेनमेंट था। लेकिन 2002 के बाद से जब गवर्नमेंट को लगने लगा कि नहीं एनिमल्स जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है किसी और तरीके से, तो जू को बना दिया गया प्रोटेक्शन हब के तौर पे। जू को प्रोटेक्शन हब के तौर पे भी कन्वर्ट किया गया। तो एंटरटेनमेंट तो है ही है, लोग जाते हैं, देखते हैं,
एंजॉय करते हैं, साथ ही साथ वहाँ पर हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं, और ऐसे एनिमल को खासकर जो बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग जूलॉजिकल पार्क्स में। इसी प्रकार हमने क्या बनाया, बोटैनिकल पार्क गार्डन्स। उसके अलावा हमने वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स बनाई जो एकदम ओपन होता है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स अगर नहीं देखा है आपने तो अफ्रीका के जंगलों में बहुत सारा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स बनाया गया है। उसमें क्या होता है कि एक रोड बना दी जाती है, उसमें चारों तरफ से फेंसिंग नहीं की जाती है, एनिमल्स फ्रीली घूम सकते हैं वहाँ पर। एनिमल्स फ्रीली घूमते हैं वाइल्ड लाइफ सफारी में। और क्या होता है कि जैसे कई बारी एनिमल जब एक जगह से दूसरे जगह जा रहे होते हैं, इसी तरीके से सीड बैंक बनाए गए हैं। सीड बैंक, जीन बैंक, आपने सुना होगा, अभी अगस्त 2021 की बात थी जब जीन बैंक बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो सीड बैंक, जीन बैंक बनाए जाते हैं। सीड बैंक, जीन बैंक में क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स के टिश्यूज़, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसे सीड्स जो लगता है गवर्नमेंट को कि वो ख़त्म हो सकती है, आगे आने वाले समय में ना रहे। जैसे कि आपको पता, तकरीबन 50,000 प्रकार के राइस होते थे, तकरीबन 50,000 प्रकार की जो है चावल की वैरायटी थी अपने देश में, लेकिन आज मुश्किल से 500 वैरायटी बची है। तो क्या हो रहा है, इतनी सारी वैरायटी जो 50,000 थी वो ख़त्म हो गई है। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सीड बैंक या जीन बैंक बनाते हैं। उसकी जो बीज है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोटेक्शन में क्या करते हैं कि हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में क्या होता है कि हम लोग अल्ट्रा लो टेम्परेचर यूज़ करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है कि अल्ट्रा लो टेम्परेचर यूज़ करते हैं। अल्ट्रा लो टेम्परेचर में क्या होता है, तकरीबन -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं, और इससे कम 40 डिग्री तक के आसपास, -40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रखने की कोशिश करते हैं। और फ्रीजिंग कंडीशन क्रिएट हो जाती है, एकदम फ्रीज हो जाता है जो भी इसके अंदर सीड रहता है या जो भी टिश्यू रहता है, उसको फ्रीजिंग कंडीशन में रखने की कोशिश की जाती है क्रायो प्रिजर्वेशन मेथोडोलॉजी में। तो इस टेक्निक की मदद से क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग पीरियड्स के लिए हम किसी भी स्पीसीज के टिश्यू को या किसी भी प्लांट के सीड को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये सीड बैंक का कॉन्सेप्ट और जीन बैंक का कॉन्सेप्ट अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। अभी नई दिल्ली में अभी बनाया गया है एक सीड बैंक अगस्त 2021 में, तो उसको भी अभी आगे शायद स्लाइड्स आएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर देखिए, नेशनल ब्यूरो फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR जो दिल्ली में है अवस्थित, उन्होंने नेशनल जीन बैंक बनाने का काम स्टार्ट किया है। ये अगस्त 2021 की बात है, और इसमें बहुत सारे एनिमल्स के टिश्यूज़ और प्लांट्स के जो है बीज इसमें रखे जाएंगे, और क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी जिससे इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये काम चल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है, आगे चल के चीज़ें और अच्छी होंगी। खैर, अब बात कर लेते हैं बोटैनिकल गार्डन क्या चीज़ होता है। देखो, इसमें क्या करते हैं कि जितने भी इम्पॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं दुनिया के, उन सब को लेके आते हैं, उनको कलेक्ट करने के एक कलेक्शन बनाते हैं कि जितने इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं या कोई हर्ब है या कुछ भी जो भी प्लांट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, उसको क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर गार्डन बनाते हैं। उस गार्डन में सभी टाइप के प्लांट्स को ग्रो करने की कंडीशन बनाते हैं, और उन सभी प्लांट को ग्रो करने की कोशिश करते हैं जो बहुत ज़्यादा रेयर हैं या इंडेंजर्ड हैं या थ्रेटेंड हैं। तो ऐसी स्पीसीज जो ख़त्म होने वाली है या जो बहुत रेयर है, उसको हम लोग बोटैनिकल गार्डन में उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। उसको ऐसी कंडीशन बनाते हैं ताकि वो प्लांट ग्रो कर सके वहाँ पर। देखो, हर मिट्टी में हर प्लांट तो ग्रो नहीं कर सकता है, तो अलग अलग जो पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही ग्रो कर सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर कंडीशन बनाने की कोशिश की जाती है बोटैनिकल गार्डन में, ताकि वो प्लांट ग्रो कर सके। ठीक है, कहीं पे कम टेम्परेचर, कहीं पे ज़्यादा, किसी को काली मिट्टी चाहिए, किसी को लेटराइट चाहिए, किसी को जो है सैंडी सॉइल चाहिए। तो अलग अलग टाइप की मिट्टी चाहिए होती, तो अलग अलग टाइप की कंडीशन है, किसी को ज़्यादा टेम्परेचर, किसी को कम टेम्परेचर। तो वो सारी कंडीशन यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है बोटैनिकल गार्डन में। ठीक है, तो ये हो गया। जू के बारे में आपको पता ही है, ये लेके जाते हैं, एक तो इंटरटेनमेंट पर्पस होता है, उसके अलावा अब पर्पस बदल गया है। क्या पर्पस हो गया है, अब जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि अब प्रोटेक्शन का काम किया जाएगा जूलॉजिकल पार्क्स में।
तो ये एक चीज़ है। एक जो ये स्लाइड है ये वेस्टर्न घाट के बारे में है। जब मैं माधव गडगिल कमेटी के बारे में बात कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट को लगातार कोशिश की जा रही थी कि वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाए। तो माधव गडगिल कमेटी का बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध हुआ था और उसके बाद आई थी के कस्तूरी रंजन कमेटी। के कस्तूरी रंजन साहब ने क्या कहा था कि तकरीबन वेस्टर्न घाट का 60,000 किलोमीटर, 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया आप घोषित कर दीजिए, जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन घोषित कर दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा था के कस्तूरी रंजन साहब ने। तो अभी 2018 के बाद से क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम लगभग 57,000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वेस्टर्न घाट का, उसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के तौर पे घोषित कर देंगे, और जो कि घोषित हो चुका है अब। और उसमें भी कैटेगरी अलग अलग बांटेंगे। रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री बिल्कुल परमिटेड नहीं होगी वेस्टर्न घाट में। उसके बाद बात करें कि कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मल प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, तो थर्मल पावर प्लांट्स नए नहीं बनाए जाएंगे, नए थर्मल पावर प्लांट्स नहीं बनाए जाएंगे इन 57,000 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें। पुराने जो है उनको रखा जाएगा, उनको ऑपरेट भी किया जाएगा, उनको बंद नहीं किया जाएगा। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और सैंड माइनिंग का जो काम है उसको रोक दिया जाएगा, जो लार्ज स्केल पे, छोटे स्केल पे हो सकते हैं, स्मॉल स्केल पे हो सकते हैं, लार्ज स्केल में नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई आपके वेस्टर्न घाट से रिलेटेड, जो अभी हाल फिलहाल में इम्प्लीमेंट किया गया है। चलिए, तो हमारा जितना भी इन सीटू और एक सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन था वो कंप्लीट हो गया है। अब एक टॉपिक और है बायोफिन, ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स में था, अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था, तो इसको भी कवर कर लीजिए। उसके बाद रिमेनिंग चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये इन सीटू से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको यहीं पे कवर करके ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए, ये कब बना है बायोडाइवर्सिटी फिनांस इनिशिएटिव, ये कब आया है, 2012 में आया है। 2012 में आया है, किसने बनाया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी ने बनाया है। यूएनडीपी ने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, देखिए हमारे पास बायोडाइवर्सिटी इन सीटू एक्सिटू है। देखिए बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि विदेशी सपोर्ट की आवश्यकता को भूल जाता हूँ क्या बोलना है, सही बताऊं, माफी चाहते हैं। देखिए बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो विदेशी होते हैं, इन्वेसिव एलियन स्पीसीज होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें विदेशी जो सपोर्ट्स होती है उनकी ज़रूरत होती है, विदेशी फिनांस की भी ज़रूरत होती है। तो होता क्या है कि ये चीज़ बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही थी 2011 तक। अब भारत में कोई ऐसी बोटानिकल गार्डन बनाया उन्होंने। अब जो बोटेनिकल गार्डन जो उन्होंने बनाया, तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो फॉरेनर हैं, ठीक है। अब उसको हमको प्रोटेक्ट करना है। 2011 तक कंडीशन ऐसी थी कि हम ले तो आते थे बोटेनिकल गार्डन में, ठीक है, लेकिन हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते थे ठीक तरीके से, हमको उसको मैनेज करने नहीं आता था। तो 2011 के बाद क्या हुआ, 2012 में यूएनडीपी आया बायोडाइवर्सिटी फिनांस इनिशिएटिव लेके। इसके तहत क्या किया गया कि एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको पैसा दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा किसी भी प्लांट या एनिमल को प्रिजर्व करने के लिए। तो इसमें जो बायोडाइवर्सिटी फिनांस इनिशिएटिव है, जो बायोफिन है, जो अभी 2021 में सितंबर महीने के आसपास ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था, बायोफिन। तो इसको लेके कि इसमें फाइनेंस फंडिंग जल्दी जल्दी जितना हो सके उतना फंडिंग किया जाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही थी कि हमको इसके तहत फंडिंग नहीं मिल रही, इसी के चलते न्यूज़पेपर्स में था। तो फंडिंग को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया जाए बायोफिन की तरफ से, इसको लेके भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही थी। तो यूएनडीपी ने कहा ठीक है भाई करते हैं हम। तो यूएनडीपी ने भारत को काफ़ी सारे पैसे भी दिए थे बायोफिन के तहत। तो अब इसमें क्या है कि बायोफिन के तहत अगर हमको पैसे मिलते हैं तो हमारी जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान के तहत जो हमने नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट सेट किया हुआ है, उस टारगेट को हम लोग अचीव कर पाएंगे। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि बायोफिन को इंडिया में कौन लीड करता है, तो बायोफिन को इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट लीड करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन जो है भारत में इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है बायोफिन को, तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट कर रही है। तो ये बात है बायोफिन के बारे में। तो आज की वीडियो में यहीं पे हम लोग रुकेंगे, जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उसको हम लोग कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और होप स्पॉट के बारे में समझना स्टार्ट करेंगे कि होप स्पॉट क्या है, हॉट स्पॉट क्या है।
भारत में कितने इंपॉर्टेंट हॉटस्पॉट हैं, 2010 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, उन सब चीज़ों को डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे। लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने इन सीटू और एक सीटू मेटर ऑफ कंजर्वेशन समझ लिया था। बायोफिन के बारे में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कुछ करंट डेवलपमेंट जो हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हॉट स्पॉट और होप स्पॉट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अब 6 श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। साथ ही साथ TT100 करके कूपन कोड है, आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अनअकैडमी के कोर्सेज पे। सबसे पहले तो मुझे एक ये लिस्ट मिली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021-22 में जितने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व न्यूज़पेपर्स में थे उनका एक ये लिस्ट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस स्टेट में है, किस लिए वो फेमस हुआ है, चर्चा में क्यों रहा है, उसको लेकर यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट का स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं समझना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं या नेशनल पार्क हैं। सबसे पहला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। अभी यहाँ पे टाइगर्स की संख्या दोगुनी से ज़्यादा हो गई है, तो इसके चलते इनको TX2 नाम का एक टाइगर को लेकर एक अवार्ड दिया जाता है। जो लोग अच्छा काम करते हैं, एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो टाइगर को प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्ट करने का अच्छा काम करते हैं, उनको TX2 दिया जाता है पुरस्कार। तो अभी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को ये पुरस्कार दिया गया है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दो, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों देखो गुरु घासीदास, इनके नाम से ही आपको याद हो जाना चाहिए। तो गुरु घासीदास कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो गुरु घासीदास ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुरु घासी और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों को याद रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उनने तमोर पिंगला और गुरु घासीदास इस दोनों को मिलाकर संयुक्त यूनाइट कर दिया और यूनाइट करके एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। ठीक है, तो तमोर पिंगला और गुरु घासीदास को यूनाइट करके एक नया टाइगर रिजर्व क्षेत्र अपने यहाँ घोषित किया है। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने काम किया है। ठीक है, तो गुरु घासीदास और पिंगला, तमोर पिंगला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात कर लेते हैं भितरकनिका। भितरकनिका कहाँ पर है? उड़ीसा में अवस्थित है। उड़ीसा में अवस्थित है। भीतर ऐसे करके याद करो, भितरकनिका, का से कनिका, का से कलिंग। ठीक है, तो कलिंग से याद आ जाएगा उड़ीसा। तो भितरकनिका और कहाँ पे है? उड़ीसा में है। यहाँ पे यास नाम का एक साइक्लोन आया था जिसके चलते यहाँ पर बहुत सारा नुकसान हुआ था इस नेशनल पार्क को। तो ये याद रखना है, भितरकनिका उड़ीसा में अवस्थित है। करलापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में है। करलापट ओडिशा, करलापट ओडिशा, याद कीजिए इसको, करलापट ओडिशा। देखो क्यों न्यूज़पेपर्स में था? क्योंकि एक हेमरीज नाम का एक डिजीज हुआ जिसके चलते यहाँ पे जो एलिफेंट्स थी वो तकरीबन 6 एलिफेंट्स की मौत हो गई। इसके चलते ये बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में था। ठीक है, तो करलापट कहाँ पे है? करलापट है आपका ओडिशा में। ठीक है, का से करला, का से कलिंग, ऐसा करके। ठीक है, आगे जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में, सबको पता है। ठीक है, अब न्यूज़पेपर्स में इसलिए था क्योंकि इसका नाम बदल के राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। राम गंगा नेशनल पार्क। तो राम गंगा नेशनल पार्क किसका नाम बदल के किया गया है? जिम कॉर्बेट का नाम। सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जो है भारत का, वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री मैंने पहले भी बताई है आपको। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर का सबसे पहला इनिशिएशन कहाँ लिया गया था? जिम कॉर्बेट में ही लिया गया था। कब? 1973 में। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था तो कहाँ से स्टार्ट किया गया था? जिम कॉर्बेट से ही स्टार्ट किया गया था। अच्छा, मैंने एक दिन बताया था आपको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में।
याद है कुछ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में? बताइए। मैंने बताया था कि ये कैसी बॉडी है? स्टेट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, संवैधानिक नहीं वैधानिक बॉडी है। कब स्थापित हुआ था? 2005 में हुआ था, ठीक है। किसके रिकमेंडेशन पे? टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे बना गया था। जो है अपना पावर कहाँ से लेती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से अपना ये सारा पावर लेती है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। ये जो जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट के पास एक सोना नाडी सोना सोना नदी सोना नदी ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि जिम कॉर्बेट के आसपास है, ठीक है, सोना नदी। ओके, तो ये इसके बारे में था। बाकी बहुत जो, जैसे इसका नाम रामगंगा क्यों किया गया जिम कॉर्बेट का? क्योंकि रामगंगा जो रिवर है, रामगंगा जो रिवर है ये इस नदी से होकर गुजरती है। रामगंगा के बाद अलावा सोना नदी भी यहाँ से गुजरती है। इसके अलावा मंडल रिवर भी यहाँ से गुजरती है। उसके अलावा पलानी रिवर भी यहाँ से गुजरती है। और कोसी रिवर भी जिम कॉर्बेट से होकर गुजरती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो जिम कॉर्बेट से होकर गुजरते हैं। जिम कॉर्बेट के बारे में इतना जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अगस्त 2021 में चर्चा में बहुत जोर शोर से था। अब बात कर लेते हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व की। कहाँ पर अवस्थित है? राजस्थान में है। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, रणथंभौर, रामगढ़ और मुकुंदरा, ये तीनों टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में है। इंपॉर्टेंट है, रणथंभौर, रामगढ़ और मुकुंदरा, ये तीनों टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं? राजस्थान में है। राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम तीनों टाइगर रिजर्व को इकट्ठा करके एक टाइगर कॉरिडोर स्थापित करेंगे, ठीक है। तो इसके चलते ये रणथंभौर, रामगढ़ और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व न्यूज़पेपर्स में थे। उसके बाद बात करते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व की। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पन्ना, जाहिर सी बात है आपको पता होगा, पन्ना मध्य प्रदेश में है, एमपी में है, ठीक है। अभी पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की, माफ कीजिए, तो पन्ना टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज़पेपर्स में था? इसलिए न्यूज़पेपर्स में था क्योंकि अभी यूनेस्को की जो ग्लोबल नेटवर्क है जैव मंडलों की, ठीक है, यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों की जो एक ग्लोबल नेटवर्क है उसमें शामिल होने वाला भारत का 12वां प्लेस हो गया है जो है पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी है पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में जानना आपको। देखो एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर तो सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे इंफॉर्मेशन दे दी जा रही है कि पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी होकर गुजरती है? किसी को पता है कि पन्ना टाइगर रिजर्व से कौन सी नदी होकर गुजरती है? बताइए। बहुत ज़्यादा चर्चा में था ये वाला टॉपिक, ये वाला रिवर बहुत ज़्यादा चर्चा में है और अभी भी है। रिवर का नाम है केन बेतवा। इंटरलिंक प्रोजेक्ट चल रहा था, रिवर लिंक प्रोजेक्ट चल रहा था। अब देखो केन जो है रिवर, ये पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को भारत में, इसमें भारत के पहले हॉट एयर बलून, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सफारी, पढ़ा ना, वाइल्ड लाइफ सफारी स्टार्ट किया गया है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो है अभी एक हॉट एयर बलून बनाया जाएगा, उस पर लोग बैठेंगे, ठीक है, और उस बैठ कर पूरा जो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को देखने का जो है लुफ्त उठाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। फिर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अभी अर्थ हीरोज़ अवार्ड दिया गया था सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। उसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है,
इसको भी TX2 अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? यूपी में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? यूपी में है। फिर बात कर लेते हैं पक्के टाइगर रिजर्व की। पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, अभी पक्के टाइगर रिजर्व जो है बीमा कवर देने के लिए, बीमा कवर देने, जो फॉरेस्ट स्टाफ हैं उनको बीमा कवर प्रोवाइड करने के लिए ये न्यूज़पेपर्स में था। ठीक है, तो जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जितने भी फॉरेस्ट स्टाफ हैं उनको कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर देने के कारण से ये जो है न्यूज़पेपर्स में था। साथ ही साथ एक चीज़ और था, नवंबर 2021 में क्या किया गया था कि जो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उनकी कैबिनेट की बैठक जो है वो पक्के टाइगर रिजर्व में हुई थी। अब वहाँ पे एक इन्वायरमेंटल जो चेंजेस हो रहे हैं उसको लेकर एक डिक्लेरेशन जारी किया गया अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, इसी के चलते ये थोड़ा सा न्यूज़पेपर्स में था। तो याद होना चाहिए कि पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में। फिर आता है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? असम में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट इमेज मुझे मिल गया था, इसके चलते मैंने सोचा कि उसको डिस्कस ही कर लेते हैं लगे हाथ। हिंदी में हो इंग्लिश में, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। उसके अलावा भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर काजी 106F, इसको देखा गया है कहाँ पर? इसी नेशनल पार्क में देखा गया है गोल्डन टाइगर। तो आप पूछ ले कि गोल्डन टाइगर अभी भारत के हाल फिलहाल में किस नेशनल पार्क में देखा गया है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, गोल्डन टाइगर। उसके बाद बात कर लेते हैं पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? महाराष्ट्र और MP में है। इंपॉर्टेंट है, दोनों की सीमा पर अवस्थित है। और यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में तकरीबन 150 नए वल्चर्स दिखाई दिए, जिसके चलते चर्चा में बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, ये उसके कारण न्यूज़पेपर्स में नहीं था, ये पेंच टाइगर रिजर्व न्यूज़पेपर्स में था। यहाँ पे टाइगर्स की संख्या बहुत ज़्यादा घटी थी, बहुत सारे टाइगर्स की डेथ हुई थी हाल फिलहाल में, जिसके चलते पेंच टाइगर रिजर्व न्यूज़पेपर्स में था। उसके बाद बात कर लेते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और तकरीबन 150 वल्चर्स देखे गए थे बहुत दिनों बाद, इसके चलते ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व न्यूज़पेपर्स में था। उसके अलावा बिहार सरकार ने अभी कैबिनेट बैठक करी थी यहीं पर, इसके चलते भी ये न्यूज़पेपर्स में था। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बिहार में। अमराबाद टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तेलंगाना में है। ठीक है, अमरावती तेलंगाना, अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना। ठीक है, अमरावती तो फिर वो जो है आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। ठीक है, देखो जुलाई 2021 में निगरानी सर्वेक्षण के दौरान यहाँ पे क्या हुआ, नए टाइगर्स की पहचान करी गई, जिसके चलते ये अमराबाद टाइगर रिजर्व न्यूज़पेपर्स में था तेलंगाना का। देहिंग पटकाई, पटकाई का नाम आ गया तुरंत आपको पता चलेगा, पटकाई बूम असम। ठीक है, पटकाई बूम असम। ठीक है, तो अब पटकाई, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई, देहिंग पटकाई असम में है। और अभी जो है असम सरकार ने देहिंग पटकाई को जो है 7th नेशनल पार्क का दर्जा दिया है। ठीक है, तो असम गवर्नमेंट ने देहिंग पटकाई को 7th नेशनल पार्क का दर्जा दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। देहिंग नेशनल पार्क असम में अवस्थित है। उसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना जो है बायोस्फीयर रिजर्व, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली कि अभी 12वां ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का जो शामिल हुआ है यूनेस्को की लिस्ट में भारत की ओर से। तो अब पन्ना टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में है। यूनेस्को के यूनाइटेड नेशन इन जो है एजुकेशन एंड कल्चर प्रोग्राम जो स्टार्ट किया है यूनाइटेड नेशन ने, उसके मैब प्रोग्राम के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व शामिल हुआ है। मैब प्रोग्राम, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम, इसके तहत शामिल होने वाला
भारत का स्टेट है वह है मध्य प्रदेश। तो पन्ना टाइगर रिजर्व इसलिए न्यूज़पेपर्स में था। तो ये 2021 में जितने इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व न्यूज़पेपर्स में थे मैंने आपको बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप प्लीज़ मिस नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ठीक, अब कुछ और चीज़ें हमारी बची हैं, जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और होप स्पॉट क्या चीज़ होता है, इसको हम चर्चा करेंगे लेकिन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।